चलिए सभी लोगों को नमस्ते। और हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सेशन का। आप सभी लोग लाइव आ जाइए फटाफट करके और देखते हैं आज के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग बारीकी से देखने वाले हैं। और आप सभी लोग मेरे भाई जल्दी से फटाफट करके सेशन को शेयर भी करेंगे। आज हम लोग करने वाले हैं 23 नंबर सेट का डिस्कशन और देखते हैं आज के क्या साइंस के क्वेश्चंस हमारे सामने में है। एक क्वेश्चन मेरे भाई ये कई बार आता है, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर से ये क्वेश्चंस कई बार पूछता है। ये रैंडम सारे एग्जाम में पूछता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछेगा और जब भी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछेगा मेरे भाई तो आपको क्या करना है, तो एक विद्युत बल्ब के तंतु से यानी कि विद्युत बल्ब के वायर से 2 एम्पियर की धारा पास करती है। 32 सेकंड में तंतु के क्रॉस सेक्शन से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी ये कहना चाह रहा है। यानी कि 32 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन का कितना कितना इलेक्ट्रॉन हमारा उससे पास कर जाएगा जब 2 एम्पियर की धारा उससे पास कर रहा है। तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना है, आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। तो जो आवेश हमारा होता है वो क्यू होता है और प्रवाह की दर को टी से दिखाते हैं। तो आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं। तो जो आवेश होता है उसको क्यू से दिखाते हैं, टाइम से डिवाइड कर दीजिए, आवेश के प्रवाह की दर हो गया और उसी को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरी बात है मेरे भाई, जो आवेश हमारा होता है, जो आवेश हमारा होता है क्यू जो हमारा होता है, ये हमारा क्या, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हमारे यहां पर क्या है, तो कहेंगे आवेश की बात करते हैं। तो Q बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तो इस Q बराबर हम लोग यहां पर लिख सकते हैं मेरे भाई, यहां पर Ne हम लोग लिख सकते हैं। और डिवाइडेड में हम लोग क्या करेंगे, तो डिवाइडेड बाय हमारा यहां पर क्या होगा कि हम यहां पर टी की हम बात करेंगे। टाइम से हम डिवाइड कर रहे हैं, यहां पर हम किससे डिवाइड करेंगे, तो यहां पर टाइम से हम डिवाइड कर देते हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशंस बन करके आया है वो क्या आया, कहेंगे यहां पर आई इक्वल टू हमारा क्या होगा, तो कहेंगे एन ई डिवाइडेड बाय हम टी लिख सकते हैं। एन जो है ये हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है, तो हम एन कैलकुलेट कर लेते हैं और कहते हैं कि आई टी डिवाइडेड बाय हमारा ई हो जाएगा। आई करंट है, टी टाइम है, ई हमारा इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है हम उसकी बात करते हैं। अगर करंट कितना पास करता, 2 एम्पियर करंट पास करता है, कितने समय के लिए पास करता है, तो कहेंगे 32 सेकंड के लिए पास करता है। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होगा, तो कहेंगे 1.602 इंटू 10 टू द पावर हमारा -19, इतना हमारा क्या होता है, इतना कूलम्ब हमारा होता है। अगर मेरे भाई इसको ऐसा करते हैं सॉल्यूशन करने के लिए, इसको हम ऐसा करते हैं कि 1.6 ही मान करके चलते हैं, 10 के पावर हमारा -19 हो जाता है। एक दशमलव को आप यहां से उड़ाओगे तो 0 यहां बैठ जाएगा और 16 दूनी कितना, तो कहेंगे 32 हो जाएगा। इसका मतलब है मेरे भाई ये 20 हो जाएगा और 20 दुना कितना, तो कहेंगे 40 होगा। तो 40 गुना में 10 के पावर कितना, तो माइनस हमारा 19 हो जाएगा। नहीं, 40 के पावर 10 के पावर 40 गुना में 10 के पावर 10 के पावर नीचे में -19 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हमारा 19 हो जाएगा। ये +19 हो गया। इसी को हम लोग कहेंगे 0 को उधर अगर हम भेज देते हैं तो हमारे पास 4 इंटू 10 टू द पावर कितना, कहेंगे +20 हमारा निकल करके आ जाएगा। यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे भाई हम कहेंगे, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का हम कहेंगे 32 सेकंड में इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा जब 2 एम्पियर की धारा पास करेगी किसी वायर से। इतने इलेक्ट्रॉन का फ्लो उससे हो जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इतने इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है। कई बार इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना। एक क्वेश्चन और इसी पर आधारित पूछता है, उसको भी मैं बता देना चाहता हूं। कई बार आपको पूछेगा जो करंट हमारा पास करता है वो 1 एम्पियर की बात करता है और टाइम की बात करेगा कि 1 सेकंड में अगर 1 एम्पियर की धारा बहती है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेंगे। तो मेरे भाई वो भी आपको ध्यान रखना है। 6.25 इंटू 10 टू द पावर हमारा 18 इलेक्ट्रॉन हमारा उससे पास करता है। ये जो हम डायरेक्ट यहां पर वैल्यू लिख रहे हैं मेरे भाई, हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये डेटा हम याद रखते हैं और ये डेटा आपको भी याद रखना है। जब किसी वायर से 1 एम्पियर की करंट पास करती है और 1 सेकंड में अगर वो पास करती है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, तो इतने होंगे। कैसे निकलेगा, यही फॉर्मूला लगा करके निकलेगा। यानी आपको यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, उसके लिए भी इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई यहां पर भी अगर उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला हमारा यूज होगा। यहां पर भी उस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हम 1 सेकंड में 1 एम्पीयर जब धारा बहती है तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल करके आएंगे। आप निकाल लीजिए, यहां से आप देख लीजिए आई टी डिवाइडेड बाय हमारा क्या होगा, यहां पर आई टी डिवाइडेड बाय हम ई की बात करेंगे। 1 एम्पियर की धारा यानी 1 होगा, 1 सेकंड की बात करेंगे 1 होगा। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आवेश कितना, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर हमारा -19 होगा। -19 हमारा होगा। इसको सिंप्लीफाई करिएगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर हमारे 18 इलेक्ट्रॉन निकल करके आ जाता है।
तो मेरे भाई ये मैं आपको इसलिए यहां पर कह रहा हूं क्योंकि ये डायरेक्ट आप याद रखिएगा, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैं इसको फोकस कर रहा हूं आपके सामने में, क्योंकि मेरे भाई जो चीजें हैं उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर किसी वायर से 1 एम्पियर की धारा अगर बहती है 1 सेकंड के लिए, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, डायरेक्ट याद रखिएगा, तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। निकालने के लिए आप निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गुना भागा करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या हम डायरेक्ट बोल सकते थे, डायरेक्ट इसमें नहीं बोल सकते हैं, इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जब कैलकुलेशन किए तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने निकल करके आए, और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो हम लोग आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर ऑप्शन सी जो होगा ये किसी भी सूरत में हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये हम आपको बस बताएं कि डायरेक्ट मेथड है कि आप इसको याद रखेंगे। 1 सेकंड में 1 एम्पियर जब धारा पास करती है, इसका मतलब वहां से इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करते हैं। और मेरे भाई जानते हैं कि किसी भी धातु में जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो जाहिर सी बात है उसमें विद्युत धारा का भी फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो विद्युत धारा फ्लो नहीं करेगा। इस बात को भी हम सभी लोग समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्या कहता है। अगला कहता है, सर समझ में आ गया, दीपक प्रजापति जी, ठीक है। कहता है स्थिर अनुपात के नियम, अच्छा यहां से क्वेश्चन है, नहीं 3 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन कहां चला, अच्छा ये क्या बोल दिया यार। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहां पर है, सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो यहां पर है, ये सेकंड क्वेश्चन हमारा है। कहता है मेरे भाई स्थिर अनुपात का जो नियम है, अगर स्थिर अनुपात के नियम की हम बात करते हैं तो इसको पहले यहां पर आप कर दिए, स्थिरपन के नियम और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संबंध में, यानी 2 स्टेटमेंट आपका दे रखा है। एक तो मेरे भाई यहां पर स्थिर अनुपात का नियम है, दूसरा डाल्टन की बात कही गई है। दोनों पर आपको चर्चा करना है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, वो आपको बताना है, यानी आपको सही स्टेटमेंट को ढूंढना है। ठीक है, 3 स्टेटमेंट दे रखा है, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, यहां पर तीसरा स्टेटमेंट आपका दे रखा है। मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं, डाल्टन ने एक बात बोला था, डाल्टन ने अपने पर इस सिद्धांत में बताया था कि अगर हम बात करते हैं परमाणु की बात करते हैं तो परमाणु हमारा सबसे छोटे कणों से बना हुआ, परमाणु हमारे सबसे छोटे कण से बना हुआ जिसको हम परमाणु कहते हैं, वो फिर से डिवाइड नहीं हो सकता है। लेकिन बाद में देखा गया मेरे भाई कि उसको गलत साबित कर दिया गया। रदरफोर्ड आए, अलग अलग साइंटिस्ट आए, जे थॉमसन आए, जेम्स चैडविक आया, या फिर हम गोल्डस्टीन की बात करते हैं, उन्होंने क्या किया, एक एटम के अंदर प्रोटॉन को खोजा, न्यूट्रॉन को खोजा। रदरफोर्ड ने उसके अंदर किसको खोजा, न्यूक्लियस को खोज दिया। यानी मेरे भाई एक एटम के अंदर इतनी सारी चीज को उन्होंने खोज दिया। लेकिन डाल्टन ने बोला था कि एटम जो हमारा होता है वो अविभाज्य है, अब वो विभाजित नहीं होगा। बाद में सब गलत साबित हो गया था। लेकिन डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत जो हम लोगों को ध्यान रखना है, तो सबसे पहला चीज हमारा यह है, अगर स्थिर अनुपात के नियम पर हम लोग फोकस करते हैं, फिर आते हैं डाल्टन पर भी। स्थिर अनुपात के नियम की अगर बात करते हैं, स्थिर अनुपात का नियम हमारा क्या कहता है, हम इस पर यहां पर फोकस करते हैं। स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान द्वारा समान निश्चित अनुपात में संयोजित होता है। जाहिर सी बात है मेरे भाई, इस बात को आप ध्यान रखना है। स्थिर अनुपात का नियम हमारा कहता है, जैसे हमारा कोई भी कंपाउंड बनता है ना, तो यौगिक जिसको हम कहते हैं, कंपाउंड जिसको कहते हैं, उसमें एक निश्चित अनुपात में हमारा क्या होता है, कोई भी चीज होता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं हमारा अमोनिया है तो NH3 बोलते हैं, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो है उसमें, और वह एक निश्चित अनुपात में हमारा होता है। तो स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा क्या, तो तत्व हमेशा द्रव्यमान द्वारा समान निश्चित अनुपात में संयोजित होता है। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट हमारा है। और भले ही स्रोत या तैयारी हमारा विधि कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। निश्चित अनुपात की अगर बात करेंगे तो किसी भी रासायनिक पदार्थ में हम कहेंगे तत्व जो हमारे होंगे वो हमेशा द्रव्यमान द्वारा समान निश्चित अनुपात में हमारा होता है। ये स्टेटमेंट हमारा यहां पर राइट है। आगे देखते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार। अब हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पर फोकस करते हैं, और डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत हमारा है वो क्या कहता है कि परमाणु हमारा अविभाज्य होता है। यहां पर कह रहे हैं मेरे भाई, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार जो परमाणु को रासायनिक प्रतिक्रिया में विभाजित किया जा सकता है, जो कि टोटली रॉन्ग है। हम कह रहे हैं मेरे भाई, वो कह रहे थे, डाल्टन ने बोला था कि जो परमाणु है हमारा अविभाज्य है। लेकिन यहां स्टेटमेंट क्या है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु को रासायनिक प्रतिक्रिया में विभाजित किया जा सकता है। मेरे भाई उन्होंने बोला था किसी भी सूरत में किसी भी एटम को, किसी भी हम परमाणु को विभाज्य नहीं कर सकते हैं, वो विभाजित नहीं होगा, अविभाज्य होता है। इसका मतलब यहां पर विभाजित किया जा सकता है, जो कि गलत है। इनके स्टेटमेंट के हिसाब से ये गलत है, तो ये हमारा गलत हो गया, तो ये आंसर हमारा हो नहीं सकता है। आगे चलते हैं।
जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत यहां पर भी दे रखा है, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। तो मेरे भाई जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पर जब हम लोग फोकस करते हैं, जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पर जब हम लोग फोकस करते हैं, तो कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम के लिए एक मूल व्याख्या प्रदान की गई, जिसमें बताया गया कि सभी पदार्थ हमारे कैसे हैं, तो अविभाज्य परमाणु से बने होते हैं। ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है मेरे भाई। सभी पदार्थ हमारे अविभाज्य परमाणु से बने हुए हैं, छोटे छोटे पदार्थ मिलकर के हमारा क्या बना हुआ, एक परमाणु बनता है। ये स्टेटमेंट सही था। और किसी पदार्थ के सबसे छोटे जो कण होंगे उसी को परमाणु कहते हैं, और वो अविभाज्य होता है। इनका स्टेटमेंट ही था। तो मेरे भाई ये स्टेटमेंट हमारे डाल्टन के सही थे। बाद में अलग साइंटिस्ट आए थे, इनके ये स्टेटमेंट को भी गलत साबित कर दिया था, लेकिन स्टेटमेंट पूछा है तो वो आपको बताना है। तो पहला और तीसरा सही है, ये आपका टोटली रॉन्ग हो गया। तो हम कहेंगे पहला और तीसरा सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा यहां पर सही नहीं है? कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही नहीं है, यह आपको बताना है। और देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। 1 2 राइट कैसे होगा? 1 और 3 राइट होगा। वहां तो विभाजित करने की बात कर रहा था, इसलिए मेरे भाई 1 और 3 होगा, 1 2 नहीं होगा। जय कृष्णा जी, 1 2 नहीं होगा, 1 3 होगा राइट। आगे चलते हैं। अगला हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? मेरे भाई 2-3 बात आपको समझना है। यहां पर बात बोल रहा है उदासीन परमाणु का। जब उदासीन परमाणु की बात आती है तो इस पर ना तो कोई प्लस आवेश होगा, ना तो कोई हमारा माइनस आवेश होता है। और हम लोग हमेशा के लिए इस बात को समझते हैं और हमेशा के लिए इस बात को लिख लीजिए। और कई बार यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अगर हम किसी उदासीन परमाणु की अगर हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा होगा, या फिर हम कहेंगे यहां पर जो प्रोटॉन की संख्या होगी, जो मेरे भाई प्रोटॉन की संख्या होगी वही परमाणु संख्या होगी। ऐसे केस में प्रोटॉन की जो संख्या होगी वो किसकी संख्या होगी? तो प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या होगी। और जो प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या होगी, यानी जो प्रोटॉन की संख्या होगी वही हमारा इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होगी। ये बात मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना, ये वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। अगर मेरे भाई मान लेते हैं कि कोई उदासीन परमाणु का एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, और मान लेते हैं कि ये हमारा यहां पर सोडियम है। अगर सोडियम उदासीन है तो इस पर कोई आवेश नहीं है, ना तो मेरे भाई इस पर प्लस है, ना तो इस पर कोई माइनस है। इसका मतलब ये कंप्लीट रूप से हमारा उदासीन है। और इसी के बारे में हम बात करते हैं, सोडियम के बारे में। अगर मेरे भाई सोडियम है तो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 23 होगा। मेरे भाई आपको बताना है कि ये उदासीन है कि नहीं? बिल्कुल है। इस पर कोई आवेश नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। तो आप कहेंगे सर प्रोटोनों की जो संख्या होगी वो 11 होगा। प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो कहेंगे जो प्रोटॉन की संख्या होगी वो 11 होगी। मेरे भाई जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो भी 11 होगी, क्योंकि अगर उदासीन परमाणु होता तो ये सब आपस में बराबर होता है। और हम कहेंगे परमाणु संख्या की जब हम बात करते हैं ना, तो यहां पर सर परमाणु संख्या भी इसका बराबर ही होगा और वो भी इसका 11 ही होगा। यानी किसी उदासीन परमाणु की बात करते हैं, जब उदासीन एटम की बात करते हैं, उदासीन परमाणु की बात करते हैं, तो उसके लिए स्टेटमेंट आपको किसी भी सूरत में याद रखना है। ये स्टेटमेंट मेरे भाई किसी भी सूरत में आपको याद रखना है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु संख्या तीनों बराबर होते हैं। ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हमारा होता है। अब मेरे भाई इस बात को भी समझना, अगर मान लेते हैं कि कोई उदासीन नहीं है, धन आवेशित है या ऋण आवेशित है, तो परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रोटॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई आवेश होता है जिस पर या प्लस हो या माइनस हो, मेरे अगर कोई आवेशित है या तो प्लस हो या तो माइनस हो, प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या में कोई अंतर नहीं होगा। अंतर किस में होगा? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर होता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई हम आपसे पहला स्टेटमेंट जानना चाहते हैं, लिखा हुआ है हमारा कि जब हम यहां पर बात करते हैं किसी उदासीन परमाणु की, जब हम बात करते हैं तो उदासीन परमाणु में हमारा ये सब बराबर होता है। और उस परिस्थिति में हम कहेंगे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। यानी कि पहला स्टेटमेंट हमारा किसी भी सूरत में क्या होगा? तो यहां पर करेक्ट होगा। इसको हम लोग यहां पर राइट स्टेटमेंट के रूप में देख रहे हैं। आगे चलते मेरे भाई धनायन की बात करते हैं। अगर धनायन की बात करते हैं, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, दूसरा देख लीजिए। अगर मान लेते हैं कि हम एग्जांपल के तौर पे धनायन को देखते हैं, अगर इसी को हम Na+ की बात अगर करेंगे, तो मेरे भाई जब Na+ होगा तो एगो प्लस है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तब हम कहेंगे इसकी प्रोटॉनों की संख्या अभी भी 11 होगा, अभी भी इसकी परमाणु संख्या उतनी ही होगी, परमाणु संख्या भी उतनी ही होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो परमाणु संख्या भी अब इसकी कितनी होगी? तो 11 ही होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी, अब मेरे पास अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी नहीं होगी जितनी पहले थी। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो इसमें एक प्लस अगर है तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया,
इसका मतलब इस पर 10 ही इलेक्ट्रॉन इसमें बचे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन में मेरे भाई अंतर आ जाएगा। 1 प्लस तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, 2 प्लस तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, 3 प्लस तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होती जाएगी, और जितना माइनस होगा उतना इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होता है। तो आप यहां पर देख लीजिए कि धनायन बनाने की जब बात करते हैं तो इसमें प्रोटॉन की जो संख्या होती है वह इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10 है। प्रोटॉन की संख्या कितनी है? तो 11 है। इसका मतलब मेरे भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या से कहीं ना कहीं प्रोटॉन की संख्या अधिक ही होगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जैसे ही प्लस आवेश आवेगा, तो जैसे ही प्लस आवेश आवेगा मेरे भाई, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आएगा, और चूंकि इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, जितना प्लस उतने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी ये कम होता चला जाएगा, और हम कहेंगे इससे ये हमेशा कम होगा, यानी कि ये भी स्टेटमेंट हमारा किसी भी सूरत में करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते मेरे भाई, कहता है कि धनायन बनाने के लिए, यानी मेरे भाई पॉजिटिव टर्मिनल हमला जब लेकर के धनायन बनाने की जब बात आती है, तो कहता है कि उदासीन परमाणु से प्रोटॉन प्राप्त करता है। मेरे भाई अगर धनायन बनाना होगा तो उदासीन परमाणु से प्रोटॉन प्राप्त नहीं करता है, उदासीन परमाणु से क्या प्राप्त करता है मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन। यहां पर प्रोटॉन की हम बात नहीं करेंगे, ये आपका गलत दे रखा है, ये गलत है, तो फिर यही आंसर आपके यहां पर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका गलत है। बाद बाकी मेरे भाई पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है? तो यहां पर राइट है। हाँ, सब इलेक्ट्रॉन का ही खेला है, प्रोटॉन वगैरह का कोई खेला नहीं होता। इसीलिए कहते हैं मेरे भाई परमाणु संख्या, किसी भी एलिमेंट की परमाणु संख्या डिफाइंड होती है, और परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या पर होती है, आधारित होती है। मेरे भाई परमाणु आवेशित है कि अनावेशित है या क्या कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उसको, परमाणु संख्या की प्रोटॉनों की संख्या को फर्क किसको पड़ता है? केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या को फर्क पड़ता है। जितना प्लस होगा उतना इलेक्ट्रॉन कम होगा, जितना माइनस उस पर होगा उतना इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। इस बात को ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे होगा लेकिन प्रोटॉन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो धनायन बनाने के लिए देखिए, धनायन बनाना है, इसको मेरे भाई धनायन बना रहे हैं, तो इस उदासीन परमाणु में से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहे हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर करेंगे तब जाकर के एक प्लस होगा। तो धनायन बनाने के लिए उदासीन परमाणु जो हमारा ये पहले था उसको धनायन बना रहे हैं, तो उदासीन परमाणु से प्रोटॉन प्राप्त करते नहीं, उदासीन परमाणु से मेरे भाई इलेक्ट्रॉन को बाहर करते हैं। ये स्टेटमेंट होना चाहिए था, ये आपको बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट दे रखा है। गलत है तो वही आंसर करना था। आगे, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्पीकरण स्वीकृत करता है मेरे भाई, ये बोला गया है। कौन ऐसा है जो हमारा कुल स्पीकरण हमारा करता है? तो हम कहेंगे अगर कुल यहां पर स्पीकरण की अगर बात करते हैं, कुल स्पीकरण कहने का मतलब होता है मेरे भाई सूर्य की सभी ऊर्जा की बात करते हैं, या सूर्य के सभी प्रकाश की हम बात करते हैं। इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है मेरे भाई सूर्य की सभी प्रकाश की हम बात करते हैं, सूर्य के सभी प्रकाश की हम बात करते हैं, सूर्य के सभी प्रकाश की हम बात करते हैं। तो सभी प्रकाश को कौन हमारा स्वीकृत करता है मेरे भाई? तो आपको ध्यान रखना, ये टेरिडोफाइटा हमारा नहीं होगा, ये टेरिडोफाइटा नहीं होगा, क्योंकि जो टेरिडोफाइटा हमारा होता है ये प्लांट के रूप में होता है, ये ग्रीन रंग का होता है। ये प्लांट आपका हरा रंग का होता है, और हरा रंग का अगर हो गया मेरे भाई तो हरा रंग को फिर अवशोषित नहीं करेगा। इसीलिए क्योंकि यहां पर सूर्य के सभी प्रकाश को अवशोषित करने की बात कर रहा है, सूर्य की सभी प्रकाश को क्या करेगा? तो यहां पर सभी प्रकाश को अवशोषित करने की बात कर रहा है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर सूर्य के सभी प्रकाश को अवशोषित करने की अगर बात कर रहा है, अगर अवशोषित करने की बात कर रहा है मेरे भाई, तो आपको यह बात ध्यान रखना, सूर्य की प्रकाश को अवशोषित करने की अगर बात कर रहा है तो आप समझ लीजिए सूर्य की प्रकाश जो होती है इसमें कितने रंग होते हैं? इसमें 7 रंग होता है, और VIBGYOR के नाम से हम लोग जानते हैं इसको, विविग्योर हम पढ़ते हैं, जिसको हम विविग्योर पढ़ते हैं। अब मेरे भाई यहां पर आता है कि चलो टेरिडोफाइटा हमारा हरा होता है, क्योंकि हरे पेड़ पौधे होते हैं, ये पेड़ पौधे के रूप में हमारा होता है, जमीन पर फैलने वाला पौधा होता है। तो मेरे भाई ये हरा रंग को अवशोषण नहीं करेगा, लेकिन यहां पर सभी प्रकाश को अवशोषण करने की बात कह रहा है। इसीलिए हम कहेंगे इस परिस्थिति में मेरे भाई ये हमारा टेरिडोफाइटा नहीं होगा। ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो मेरे भाई ये भी हमारा मॉस वगैरह जो काई होता है, ये भी हरा रंग को क्या करेगा? अवशोषित नहीं करेगा। लेकिन अगर शैवाल की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो शैवाल में क्या है कि शैवाल अलग अलग रंग के होते हैं। ब्लू ग्रीन अलगी होता है, नाम आपने सुना होगा मेरे भाई नीलहरी शैवाल होता है, आपने नाम सुना होगा लाल भूरा शैवाल भी होता है, नाम सुना होगा मेरे भाई आपका हरे रंग का शैवाल होता है। तो शैवाल के रंग कई है, और जब रंग कई होंगे तो मेरे भाई ये क्या करेगा? तो कोई ना कोई सभी रंग का अवशोषण करेगा ही करेगा। इस बात को ध्यान रखना। अगर लाल शैवाल है तो लाल रंग का नहीं करेगा, हरा शैवाल है तो हरा रंग का नहीं करेगा। लेकिन मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना, शैवाल अगर बोला तो क्लेरिफाई नहीं किया है कि कौन सा शैवाल की बात कर रहा है, और सभी शैवाल को अगर मिला देंगे तो सभी रंगों
का ये क्या करेगा, तो कहेंगे उसको स्वीकृत कर सकता है। उसके हिसाब से मेरे भाई हम इसको आंसर कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग सवाल में ये पॉसिबिलिटी है कि सभी सवाल मिलकर के क्या करेगा, तो अलग अलग रंगों का अवशोषण कर लेगा। यानी सवाल में ये चीज है, लेकिन हमारा ए और बी में नहीं होगा, इसलिए आंसर हम लोग किसके साथ जाएंगे, तो सी ही हम लोग यहां पर करेक्ट करेंगे, ध्यान रखेंगे। बहुत तरह के सवाल होते हैं, इस तरह से हम लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन मेरे भाई देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है इसको समझते हैं। कहता है कि जब हम यहां पर बात करते हैं निम्नलिखित में से विचार करना और आपको बताना स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। कथन 1 की हम बात करते हैं, यहां कथन 1 हमारा है। उसके बाद कथन 2 की हम बात करेंगे, और कथन 2 हमारा यहां पर है। दो गो कथन हमारे पास है, और दोनों के बारे में बताना कि सही है कि गलत है। मेरे भाई एक बात बताइए, अगर किसी को कोई चींटी काटता है, चींटी काटे, मधुमक्खी काटे, चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड, हम सभी लोग जानते हैं। मेरे भाई चींटी के डंक में क्या होगा, तो कहेंगे फॉर्मिक एसिड हमारा होता है। चींटी में, चींटी के डंक की बात करते, समझना गौर से, अगर चींटी की डंक की बात करते हैं, चींटी की जो डंक होती है अगर हम इसकी बात कर ले, या फिर अगर हम बात कर लेते हैं यहां पर मधुमक्खी की डंक की अगर बात कर लेते हैं, तो चींटी का डंक या फिर मधुमक्खी का जो हमारा डंक होता है, इन सब की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, इनके डंक में होता है फॉर्मिक एसिड। इसमें क्या होगा, तो इसमें होता है फॉर्मिक एसिड की हम बात करते हैं। मेरे भाई ये फॉर्मिक एसिड हमारा होता है। एक बात बताइए, हमने आपको एक बात बताया था कि एसिड को न्यूट्रल कौन करेगा, तो क्षार करेगा। ये बात मैंने आपको पहले बोला था। एसिड अम्ल को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, तो क्षार काटेगा। इसका मतलब है अगर आपको चींटी काट लिया है, अगर मधुमक्खी काट लिया है, बिच्छू काट लिया, इसका डंक अगर लग गया तो समझ लेना फॉर्मिक एसिड आपके शरीर में चला गया। तो आप क्या करेंगे, अम्ल को, उस अम्ल को कम करने के लिए आप क्षार का लेप लगाते हैं। तो मैंने बताया था मेरे भाई, बेकिंग सोडा का लेप लगाते हैं, मैंने आपको बताया था। तो मेरे भाई इस फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, फॉर्मिक एसिड को उदासीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कहेंगे इसको उदासीन करने की, जब कभी भी बात करेंगे इसको उदासीन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इसको उदासीन करने के लिए, ताकि वो दर्द से राहत मिले, इसको उदासीन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना यहां पर किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम यहां पर बेकिंग सोडा का लेप लगाते हैं, ध्यान रखना है बेकिंग सोडा का, या फिर हम कहेंगे यहां पर जिंक कार्बोनेट की हम बात करते हैं, इसका भी हम लोग लेप लगाते हैं। तो बेकिंग सोडा और जिंक कार्बोनेट का क्या करते हैं, तो यहां पर बेकिंग सोडा एंड जिंक कार्बोनेट का हम लोग क्या करते थे, इसका हम लोग यहां पर लेप लगाते हैं। इस बात को ध्यान रखना, इसका हम लोग लेप लगाते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना। और जो जिंक कार्बोनेट हमारा होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग यहां पर बोलेंगे, यहां पर इसी को हम लोग बोलेंगे कैलामाइन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी का नाम है मेरे भाई कैलामाइन, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यही हमारा कैलामाइन होता है। कैलामाइन हमारा क्या होता है, कहेंगे कि लिक्विड जैसा पदार्थ होता है, और देखिएगा घोल जैसा पदार्थ, उसको अगर लेप लगा लिए इस तरह से, देखिएगा आपका दर्द आराम हो जाता है। तो ये बात मेरे भाई अगर हम लोगों को इतना पता चल गया है, तो चींटी के काटने के प्रभाव को, चींटी के काटने के प्रभाव को कैलामाइन घोल के रगड़ने से बेअसर किया जाता है। रविंग कैलामाइन सोल्यूशन द इफेक्ट ऑफ आंट बाइट कैन बी न्यूट्रलाइज, यानी मेरे भाई बेअसर, आपको जो दर्द हो रहा था उस दर्द को आप खत्म कर सकते हैं, यानी कि कैन बी न्यूट्रलाइज कहने की बात कर रहा है। कैलामाइन लगा करके आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इंग्लिश टर्म देखिए आपको क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से। ये स्टेटमेंट मेरे भाई यहां पर कथन जो हमारा ये सही है। आगे कहता है कि जो कैलामाइन का घोल हमारा होता है वो जिंक कार्बोनेट का होता है, कैलामाइन का घोल हमारा जिंक कार्बोनेट का होता है, और जो प्रकृति में हमारा क्षारीय होता है। तो मेरे भाई अम्ल को उदासीन कौन करेगा, तो क्षार करेगा। इसका मतलब ये दोनों के दोनों जो आप देख रहे हैं ये हमारे क्षारीय प्रकृति का होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये हमारा कैसी प्रकृति का होगा, तो कहेंगे यहां पर क्षारीय प्रकृति का होता है, और क्षार का हम लेप लगाएंगे तो अम्ल को न्यूट्रलाइज कर देगा। क्योंकि अम्ल को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, तो कहेंगे क्षार करेगा। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट हमारे राइट है। मेरे भाई ये दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, तो हम कहेंगे यहां पर राइट हो गया मेरे भाई। तो आंसर करेंगे एसर्शन और रीजन हमारा सही है, और ये रीजन जो है एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है मेरे भाई, दोनों हमारा रिलेटेड है। हम लोग आंसर ए के साथ जाना पसंद करेंगे, और आंसर ए हमारा यहां पर राइट है कि एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, कथन 1 और कथन कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, और कथन 2 जो है वो कथन 1 के लिए सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। इसका मतलब मेरे भाई ये परफेक्ट रूप से हमारा सही है। हम घोल लगाते हैं और बेअसर हो जाता है, क्यों, क्योंकि मेरे भाई हम कहेंगे जिंक, जो हमारा जिंक कार्बोनेट होता है हमारा क्षारीय प्रकृति का होता है, और क्षारीय प्रकृति ही हमारा क्या कर सकता है, अम्ल को न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन ये हमारा दे रहा है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आंसर ए के साथ हम लोग जाएंगे, और ए आंसर हमारे क्या हो जाएंगे, यहां पर करेक्ट हो जाएंगे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अगला हमारा क्या कहता है, हीरा और ग्रेफाइट के मामले में मेरे भाई कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है वो आपको बताना है। हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन सा कथन हमारा सही नहीं है, और आपको यहां पर फोकस करना है। एक तो मेरे भाई हीरा की बात कर रहे हैं, और दूसरा हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं। हीरा और ग्रेफाइट की हम बात करते हैं, और हीरा और ग्रेफाइट के लिए कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है आपको ये बताना है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि ग्रेफाइट में 6 कार्बन परमाणु के छल्ले होते हैं क्या, ग्रेफाइट एक कार्बन परमाणु से परमाणु 3 अन्य कार्बन से बंधा हुआ होता है क्या। हीरा मेरे भाई यहां पर कह रहा कि क्यू कार्बन से कठोर होता है, ये क्यू कार्बन होता क्या पता नहीं, ये क्यू कार्बन क्या होता है पता नहीं मेरे भाई। हीरा हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। हमारा हीरा डायमंड जो होता है ये हमारा बहुत ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जहां कहीं भी आपके सामने में डायमंड की बात आती है, इसकी बात आती है मेरे भाई, डायमंड की बात आती है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं ये जो डायमंड हमारा होता है इसी को ना हम लोग हीरा कहते हैं, यही हमारा हीरा होता है। और ये डायमंड जो होता है मेरे भाई सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इससे कठोर कोई पदार्थ नहीं होता, ये सबसे कठोर पदार्थ हमारा माना जाता है, ये सबसे कठोर पदार्थ हमारा होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये बहुत अधिक कठोर पदार्थ की श्रेणी में हमारा आता है जिसको हम लोग डायमंड कहते हैं। हाँ, ये अलग बात है मेरे भाई कि अगर डायमंड की बात करते हैं ये कार्बन का अपरूप माना जाता है, कार्बन से ही बना हुआ, कंप्लीट कार्बन से बना हुआ है, इसलिए कहते हैं ये हमारा कार्बन का अपरूप माना जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ये कार्बन का अपरूप होता है, ये चीज आपको किसी भी सूरत में ध्यान रखना है। दूसरी बात मेरे भाई, जब हम डायमंड की बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम डायमंड की बात करते हैं जो कि हमारा हीरा की बात कर रहे हैं, डायमंड की हम बात करते हैं, इस डायमंड की अगर बात करते हैं मेरे भाई तो ये हमारा टेट्रा, हम कहेंगे ये हमारा कैसा होगा मेरे भाई, तो ये 4 कार्बन से घिरा हुआ रहता है, प्रत्येक कार्बन मेरे भाई 4 कार्बन से घिरा हुआ रहता है। ये कंप्लीट रूप से हम कहेंगे हमारा ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमारा देता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यानी कहने का मतलब ये है ये कैसा स्ट्रक्चर देगा मेरे भाई, तो कहेंगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देता है, क्योंकि एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। इसके मेरे भाई एक कार्बन की अगर हम बात करते हैं, इसके जो एक कार्बन होते हैं ये एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से ही जुड़ा होता है, इस बात को ध्यान रखना। एक कार्बन हमारा 4 कार्बन से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। एक कार्बन मेरे भाई यहां पर 4 कार्बन की हम बात करते हैं, एक कार्बन हमारा 4 कार्बन से, एक कार्बन 4 कार्बन से घिरा होता, जुड़ा होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एक कार्बन जब 4 कार्बन से जुड़ा होता है, जब जुड़ा होता है मेरे भाई, तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4। तब जब 4 को जुड़ गया, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इसका मतलब इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो मेरे भाई डायमंड के पास हम सीधा कहते हैं कि इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इस बात को आप ध्यान रखना। डायमंड में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारा नहीं होता है। जब डायमंड में हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो हम लोग सीधा कहते हैं मेरे भाई अगर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेगा। ये किसका प्रवाह नहीं करेगा, तो कहेंगे ये विद्युत धारा का मेरे भाई प्रवाह नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखना। ये विद्युत धारा का प्रवाह हमारा नहीं करेगा तो नहीं करेगा तो नहीं करेगा, ध्यान रखेंगे। यानी कि ये हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर हम सीधा कह सकते हैं कि विद्युत धारा का ये कुचालक माना जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो डायमंड की बात हो गई मेरे भाई। चतुष्फलकीय होता है, टेट्राहेड्रल होता है, याद रखेंगे। ये कैसा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ये टेट्राहेड्रल होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमारा होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। टेट्रा का मतलब 4, यानी 4 कार्बन से घिरा हुआ रहता है, इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। मेरे भाई आपसे ये बोला गया कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, उसके ऊपर हम लोगों को चलना है। तो अगर हम बात कर लिए मेरे भाई, तो ये डायमंड की बात कर लिए, इसकी कहानी एकदम सिंपल होगी। तो ये कहीं ना कहीं मेरे भाई कह रहा कि ग्रेफाइट की नहीं, हम कार्बन की बात, डायमंड की तो बात ही नहीं कर रहा है इसमें। यहां पर हीरा की बात यहां पर किया है, कह रहा यहां पर ग्रेफाइट को लेकर के चलना था। ग्रेफाइट जो हमारा होता है ये सॉलिड पार्टिकल होता है और 6 कार्बन के परमाणु के छल्ले होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन मेरे भाई ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखिएगा। ग्रेफाइट में एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ेगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन तो फिर भी रह जाएंगे, यानी कहने वाला इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारा होता है, ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होगा, कहेंगे इसमें हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, अगर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है तो जाहिर सी बात है मेरे भाई कि विद्युत धारा का प्रवाह ये करेगा। ये किसका प्रवाह करेगा, तो ये हमारा विद्युत धारा का, ये विद्युत धारा का प्रवाह करेगा, इस बात को आप किसी भी सूरत में ध्यान रखेंगे। ये विद्युत धारा का प्रवाह करेगा तो करेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये विद्युत धारा का प्रवाह करेगा। और एक कार्बन 6 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, और इस तरीके से मेरे भाई आपका जुड़ा हुआ रहता है, एक कार्बन 6 कार्बन से, इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखेंगे। अगर इसके स्ट्रक्चर को अगर देखना चाहते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन
6 कार्बन ऐसे जुड़ा हुआ रहता और ऐसे ही हमारा इस लेयर बाय लेयर इसके ऊपर में चढ़ा रहता और सब भी। तो मेरे भाई 6 कार्बन के छल्ले से ये बना हुआ रहता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ग्रेफाइट में एक कार्बन जो हमारा होता है वो एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। एक कार्बन परमाणु मेरे भाई फिर इसके ऊपर छल्ला लगेगा, तो फिर इसके ऊपर छल्ला लगेगा तो हम कहेंगे ऐसे करके हमारा फिर से जुड़ेगा, यहां एक कार्बन होगा तो फिर इस तरीके का हमारा ये स्ट्रक्चर यहां से प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब मेरे भाई यहां से फिर निकलेगा एक कार्बन, यहां निकलेगा, तो इस तरीके से अगर देखें तो यहां एक कार्बन होगा, तो एक कार्बन मेरे भाई 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ, इससे भी जुड़ा हुआ, इससे भी जुड़ा हुआ, इससे भी जुड़ा हुआ, तो एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से भी जुड़ा हुआ होता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसी तरह का स्ट्रक्चर हमारा इसका होता है, ये बात आपको ध्यान रखेंगे। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, लेकिन याद रखना मेरे भाई जो ग्रेफाइट हमारा होता है ये उष्मा का भी सुचालक होता है और विद्युत धारा का भी सुचालक होता है। लेकिन अगर डायमंड की बात करते हैं केवल और केवल उष्मा का सुचालक होगा, विद्युत धारा का सुचालक डायमंड हमारा नहीं होता, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो कई बार ये क्वेश्चंस भी आपको पूछता है, डायमंड मेरे भाई उष्मा का सुचालक होता है, ध्यान रखना। ये किसका सुचालक होगा, तो ये उष्मा का तो सुचालक होता है, ये उष्मा का सुचालक होता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन याद रखना मेरे भाई विद्युत धारा का ये कुचालक होता है, इस बात को ध्यान रखना। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेंगे, ये विद्युत धारा का हमारा कुचालक होता है। कई बार ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए, तो विद्युत धारा का कुचालक होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम ग्रेफाइट की अगर बात करते हैं, ग्रेफाइट की बात करते हैं, तो मेरे भाई ये विद्युत धारा तो प्रवाह करेगा ही करेगा, विद्युत धारा का सुचालक होगा। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण उष्मा का संचरण भी हो जाता है, यानी कि उष्मा का प्रवाह भी ये हमारा करेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। अब मेरे भाई कहता है जब हम हीरा की बात करते हैं ये क्यू कार्बन से जुड़ा हो रहा था, क्यू कार्बन पता नहीं क्या दे रखा है, ये करा कि डायमंड इज हार्ड एंड देन हमारा क्यू कार्बन होगा। डायमंड मेरे भाई ऑलरेडी सबसे हार्ड होता है, इसलिए हम कहेंगे ये किसी और कार्बन से हमारा करा कि कम कठोर। हीरा क्यू कार्बन से कठोर होता है, क्यू कार्बन पता नहीं क्या बोला है, डायमंड इज हार्डर देन क्यू कार्बन। मेरे भाई यहां पर क्यू कार्बन तो कोई होता ही नहीं है, कोई टर्म नहीं हमारा होता है, ये कोई टर्मिनोलॉजी ही नहीं है, इसलिए कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, इसलिए हमको लगता है कि ये आंसर आपको दे रखा है कि ये हमारा गलत स्टेटमेंट दे रखा है। हमारा कोई क्यू कार्बन तो होता ही नहीं है, इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये सब आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग कटिंग टूल की बात करेंगे ना तब हमारा कार्बाइड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हमारा सबसे अधिक कार्बाइड होता है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई, इंजेक्शन बैच ये आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती, अगर आप मेरे भाई मैं आपको कहना चाहता हूं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी अगर कर रहे हैं तो अगर आप इंजेक्शन बैच को अगर करेंगे तो यहां से थ्योरी की सबसे बेहतरीन क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करते हैं, पूरा डिटेल में बढ़िया तरीके से करवाते हैं। ये आपका 9, 10, 6 to 8 सबके लिए मेरे भाई इंजेक्शन बैच है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर अवेलेबल। जिनको ऑनलाइन क्लासेस करना होगा इंजेक्शन बैच से जोड़ करके अपनी तैयारी को बहुत सुंदर कर सकते हैं, क्योंकि इस बार मेरे भाई किसी भी सूरत में सिलेक्शन लेना है तो लेना है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और पहला और दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए और आंसर करिए, बताइए कौन सा सही है। मेरे भाई एक बात बताइए, जो ट्यूबलाइट्स हमारा होता है उसी को हम लोग फ्लोरेसेंट ट्यूब के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस ट्यूबलाइट में क्या होता है, तो मरकरी वेपर होता है। क्या होता है मेरे भाई, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा है, इसमें पारा वाष्प होता है और साथ में ऑर्गन गैस होता है, अक्रिय गैस का हम इस्तेमाल करते हैं। और ये भी सही है मेरे भाई कि कम प्रेशर पर उसको भरा जाता है। एक हमारा ट्यूबलाइट है और उस ट्यूबलाइट के अंदर क्या होता है कि ये मरकरी वाष्प हमारा होता है, यानी कि मरकरी वाष्प कहने वाला पारा वाष्प हमारा होता है, और साथ ही साथ उसमें आर्गन गैस मिला देते हैं और आर्गन गैस हमारा निष्क्रिय होता है, लेकिन जो आर्गन गैस उसके अंदर हम भरते हैं उसके अंदर का दाब कम होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है मेरे भाई, ये तो कहीं से भी दिक्कत नहीं है, स्टेटमेंट हमारा सही। अगला कहता है यह प्लाज्मा अवस्था में खुद को बदल करके काम करता है। मेरे भाई हम लोग सभी लोग जानते हैं कि अगर जब कभी भी ट्यूबलाइट के अंदर आपको यह बोलता है कि ट्यूबलाइट के अंदर हमें रोशनी प्राप्त होती है, तो मेरे भाई ये बात आपको ध्यान रखना, ये आयनाइज्ड अवस्था में ही हमारा क्या करता है, रोशनी देता है। ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। हमें प्लाज्मा अवस्था की हम बात करते हैं, प्लाज्मा अवस्था में खुद को बदल करके ये काम करता है और आपको रोशनी प्राप्त करता है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे राइट होंगे, पहला और दूसरा दोनों करेक्ट होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, सही पूछा भी गया था। आगे, कमजोर अम्ल का जलीय घोल, मेरे भाई कमजोर अम्ल का जलीय घोल की बात करता है, और मेरे भाई कमजोर अम्ल का जलीय घोल की बात करता है, उसके तापमान बढ़ाने की बात करते हैं। एक बात मेरे भाई आप जान लीजिए,
जब कभी भी तापमान बढ़ाने की बात करेगा ना तो उसका पीएच मान हमेशा घटता है। तापमान अगर बढ़ेगा तो पीएच मान हमारा घटेगा, इस बात को आप ध्यान रखना है। कमजोर अम्ल की बात करेंगे, जब कमजोर अम्ल की बात करेंगे मेरे भाई, आप ऐसे भी समझिए, अगर कमजोर अम्ल की बात करेंगे, कमजोर अम्ल की बात करेंगे, उसका जलीय घोल में अगर उसको मिक्स करते हैं तो मेरे भाई हम कहेंगे तापमान बढ़ाने की बात, जब भी तापमान बढ़ाने की बात करेगा तो पीएच मान हमेशा कम होता है, तापमान बढ़ेगा तो पीएच मान घटेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये रिलेशन किसी भी सूरत में हमारा अप्लाई होता है। तापमान के बढ़ने से पीएच मान क्या होगा, कहेंगे तापमान के बढ़ने से पीएच मान घटेगा, उसी पर आपको आंसर करना था। इसको आप नहीं भी ध्यान में रखेंगे तो चलेगा, इसको आप नहीं भी ध्यान में रखेंगे तो ये लाइन मेरे भाई चलेगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं भी ध्यान में रखेंगे तो चलेगा। आपको यह ध्यान में रखना है कि तापमान के बढ़ने से पीएच मान हमारा क्या होता है, घटता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और जब तापमान के घटने से पीएच मान घटेगा तो जाहिर सी बात है वो हमारा अम्लीय हो जाता है। मेरे भाई अम्ल को जब हम मिलाते हैं किस में, पानी के अंदर मिलाते हैं तो पानी का पीएच मान 7 होता है। अम्ल को मिलाएंगे तो जो पानी हमारा पीएच मान 7 वाला था उसका पीएच मान भी घट जाएगा और हमारा क्या होगा, तो उसका पीएच मान कम हो जाएगा और वो भी हमारा अम्ल की तरह बिहेव करेगा, इसलिए ऐसा होता है। और तापमान बढ़ा भी रहे ताकि उसके अंदर घुलनशील हो जाए, आसानी से वो टूट करके उसके अंदर मिल जाता है। आगे चलते हैं, बायोमास से बायोगैस बनाने की जो विधि होती है मेरे भाई, हम सभी लोग जानते हैं कि जो बायोगैस हमारा होता है उसको गोबर गैस की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो एक बात आप जान लीजिए, अगर आपसे बायोगैस की बात कर रहा है, आपसे किसकी बात कर रहा है, अगर आपसे बायोगैस की अगर बात कर रहा है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, ये जो हमारा बायोगैस होता है हम किसको कहते हैं, तो बायोगैस कहने का मतलब हम गोबर गैस की हम बात करते हैं। और गोबर गैस जो हमारा बनता है, इस बायोगैस या गोबर गैस की बात करेंगे मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है यहां पर जो मुख्य रूप से हमें प्राप्त होता है, तो आपको ध्यान रखना है मुख्य रूप से मीथेन गैस की प्राप्ति होती है और ये लगभग 75% यही हमें प्राप्त होता है। और भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन यह 21% होता है, एंड अदर गैसेस भी इसमें हमें मिलते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे ज्यादा ये मिलेगा, उसके बाद ये मिलेगा, एंड अदर गैसेस भी हमारा हो जाता है। लेकिन बायोगैस प्लांट की अगर हम बात करते हैं, इसी में गोबर को हम सराते गलाते हैं बैक्टीरिया के माध्यम से। इसमें मेरे भाई हम बैक्टीरिया के माध्यम से गोबर को सलाते गलाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। बैक्टीरिया की बात करते हैं, बैक्टीरिया के माध्यम से हम गोबर को सराते गलाते हैं, बैक्टीरिया के माध्यम से गोबर को सराते गलाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बैक्टीरिया के माध्यम से गोबर को सराते गलाते हैं, बैक्टीरिया के माध्यम से गोबर को सराते गलाते हैं। और मेरे भाई ये बैक्टीरिया ही इसको सराता गलाता है। और ये जो प्रोसेस हमारा, जिस प्रोसेस से हमारा ये गैस हमारा बाहर निकलता है, जिससे हम खाना वाना पकाते हैं, मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि जो बायो हमारा गैस होता है इसमें अवायवीय श्वसन होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अवायवीय श्वसन होता है, इसमें अवायवीय श्वसन होता है, यानी कहने का मतलब मेरे भाई बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारा रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन के, इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बिना ऑक्सीजन का ये हमारा होता है, ध्यान रखना। ये किसका होगा, तो बिना ऑक्सीजन का हमारा होता है, अवायवीय होता है, एनएरोबिक होता है। तो मेरे भाई ये एनएरोबिक ट्रीटमेंट होता है, यहां श्वसन नहीं कहिए, यहां पर कहिए अवायवीय हमारा क्या होता है, अवायवीय हमारा अभिक्रिया होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अवायवीय अभिक्रिया कहने का मतलब है बिना ऑक्सीजन का हमारा रिएक्शन होता है, इसीलिए हम सीधा कहेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक हमारा उपचार होगा, एनएरोबिक हमारा यहां पर रिएक्शंस होगा। और आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मेरे भाई एरोबिक नहीं होगा, यानी ऑक्सीजन के जो प्रेजेंस में होता है उसको एरोबिक कहते हैं, बिना ऑक्सीजन का जो होता है उसको एनएरोबिक कहते हैं। एक टर्म हमारा किण्वन की बात कर रहा है मेरे भाई, किण्वन एक ऐसी विधि होती है जो शराब बनाने की विधि होती है, एक बच्चा को पता होगा ये किसकी विधि है, तो आपको ध्यान रखना है ये शराब बनाने की विधि होती है, शराब बनाने की विधि को हम किण्वन विधि कहते हैं। और याद रखना मेरे भाई, फर्मेंटेशन में हम ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं, किसका, तो ईस्ट का। और ईस्ट हमारा खमीर होता है, और खमीर को ही हम क्या कहते हैं, तो ये हमारा कवक होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। दूसरी बात, जो फर्मेंटेशन हमारा शराब बनाने की विधि होती है मेरे भाई, ये कैसा विधि होता है, कहेंगे ये भी हमारा अवायवीय होता है, ये भी हमारा कैसा होता है, ये भी हमारा अवायवीय होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन बायोगैस से है तो बायोगैस का रिलेशन हम कहेंगे अवायवीय होगा, तो डायरेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, मिर्च में जो तीखापन होता है मेरे भाई, यहां पर कैप्सिकम कैपेसिन के कारण होता है, कैपेसिन के कारण हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कैप्सिकन के कारण हमारा होता है, कैप्सियन के कारण हमारा क्या होता है, कहेंगे इसमें तीखापन आता है मिर्ची में। लाइकोपिन हमारा टमाटर में होता है, टमाटर के बीज में ऑक्जेलिक एसिड होता है, इस बात को याद रखना। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है मेरे भाई, आपसे क्वेश्चन को पूछेगा कि टमाटर के जो बीज होते हैं, टमाटर के छिलके में नहीं, टमाटर के बीज की बात करते हैं, टमाटर के बीज में मेरे भाई क्या होता है, कहेंगे ऑक्जेलिक एसिड होता है, इसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है, आपको ध्यान रखना। और यही ऑक्जेलिक एसिड हमारे शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। यही ऑक्जेलिक एसिड क्या करता है, हमारे शरीर में कैल्शियम होता है और कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाएगा, जो कि
पथरी का निर्माण करता है। तो मेरे भाई ऑक्जेलिक एसिड के कारण, इसी के कारण क्या होता है, कहेंगे पथरी का निर्माण होता है। इस बात को ध्यान रखना, इसी से पथरी का निर्माण होता है। हमारे शरीर में स्टोन का निर्माण होता है, पथरी का निर्माण होता है। टमाटर के बीज में ऑक्जेलिक एसिड होता है। अब मेरे भाई यहां पर लाइकोपिन हम कहेंगे टमाटर में होता है। लाइकोपिन का रंग देखते होंगे लाल होता है, कैरोटीन के कारण गाजर का रंग आप देखते होंगे। ये सब पिगमेंट है मेरे भाई, लाइकोपिन पिगमेंट है, कैरोटीन भी पिगमेंट है। ये सब क्या है, तो कहेंगे ये पिगमेंट की बात हम कर रहे थे। पिगमेंट का मतलब होता है उसका कलर प्रदान करना, ये पिगमेंट होता है। कैरोटीन भी हमारा क्या कहेंगे, यहां पर ये भी हमारा यहां पर पिगमेंट होता है, और इसी कारण गाजर का रंग होता है, और लाइकोपिन के कारण हमारा टमाटर का रंग लाल होता है। टमाटर के बीज में ऑक्जेलिक एसिड होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मिर्च में तीखापन अगर आता है, मिर्च में, किसमें, मिर्च में तीखापन, तो याद रखना यहां पर हम कहेंगे कैपेसियन की बात हम करते हैं, इसके कारण हमारा आता है। अगला मेरे भाई क्वेश्चन एकदम आसान है, कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन है, ये आपको ढूंढना है। किसमें मेरे भाई यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा हो रहा है। एक बात जान लीजिए मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव वाले को क्या करता है, तो यहां से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। अगर मेरे भाई इनको देखिएगा तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट के अंतर्गत हमारा कौन है, तो जो सबसे कम रिएक्टिव होता है। याद रखिएगा, अगर लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारा लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है जो किसी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, हम कहेंगे ये हमारा जैसे कि कॉपर होगा, या फिर हम बात करेंगे मेरे भाई सिल्वर की बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे सोना की बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे मेरे भाई प्लेटिनम की बात करते हैं, तो ये सब, और इसी में इन सब की अगर हम बात करते हैं, इसी में मरकरी भी हमारा होता है। ये सब हमारे ऐसे तत्व हैं मेरे भाई जो जल्दी किसी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार पूछता है। एक क्वेश्चन मेरे भाई इधर एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि हम लोग चांदी वगैरह पहनते हैं ना, तो एक क्वेश्चन इधर रिसेंट में एक एग्जाम में पूछा गया था कि चांदी का रंग काला क्यों होता है। तो मेरे भाई चांदी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, चांदी किसी के साथ रिएक्शन जल्दी नहीं करता है, लेकिन चांदी का रंग काला इसलिए होता है कि हमारे एनवायरमेंट में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होता है, उसके चिपक जाने से उसके साथ वो रिएक्शन थोड़ा बहुत कर लेता है, और इसीलिए चांदी का रंग काला हो जाता है। इस बात को ध्यान रखें, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण हमारा होता है। लेकिन ये कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, चांदी सी को कहते हैं हम लोग, ये हमारा सोना, ये हमारा प्लेटिनम, ये हमारा, ये सब लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है मेरे भाई। इससे जो ज्यादा रिएक्टिव होगा इसको डिस्प्लेस कर ही देगा। अब यहां कॉपर है, कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो मेरे भाई इस रिएक्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो हम कहेंगे सर आयरन जो हमारा होता है ना वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, किससे, तो कहेंगे कॉपर से, क्योंकि कॉपर हमारा लिस्ट होता है, कॉपर हमारा सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। तो ये आयरन क्या करेगा, इसको धक्का देगा, कॉपर को धक्का देगा, बेचारा कॉपर क्या होगा मेरे में, तो कॉपर हो जाएगा बाहर, और आयरन आकर के चिपक जाएगा सल्फेट के साथ, और आयरन सल्फेट बना लेगा। कहेंगे डिस्प्लेसमेंट हो गया सर, यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हम इसकी बात करते हैं मेरे भाई। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा यहां पर नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा यहां पर नहीं है। अगर इसकी हम बात करते हैं, ये हमारा है क्या, इसको हम लोग चेक करते हैं मेरे भाई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स जो हमारा होता है, ये चूना पानी का हमारा घोल होता है, और चूना पानी के घोल में हम किसको डाल रहे हैं, तो हम यहां पर HCl को उसके अंदर हम यूज कर रहे हैं, और HCl हमारा क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो मेरे भाई इसमें हमारा क्या हो रहा है, कहेंगे हमारा ये रिएक्शन होता है, ये हमारा सॉल्यूशन है, ये हमारा क्या, तो यहां पर एक सॉल्यूशन है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स की हम बात करते हैं, जो चूना पानी हमारा होता है, और चूना पानी से जब हम HCl गैस को पास कराते हैं तो हमें कैल्शियम क्लोराइड हमें प्राप्त होता है। यहां पर मेरे भाई कोई रिएक्शन हमारा यहां पर नहीं हो रहा है, इस बात को ध्यान रखना। यहां पर कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा यहां पर नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहां पर विस्थापन अभिक्रिया की अगर बात करते हैं, एक मिनट मेरे भाई मैं चेक कर लेता हूं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा होगा कि नहीं होगा। कैल्शियम क्लोराइड और H2O की हम बात कर रहे हैं, नहीं, ये हमारा कैसी अभिक्रिया है मेरे भाई, ये हमारा उदासीन अभिक्रिया की हम बात करते हैं। ये कैसी अभिक्रिया है, तो ये उदासीन अभिक्रिया हमारा हो रहा है। ये कैसा अभिक्रिया, तो कहेंगे ये हमारा उदासीन अभिक्रिया होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये कैसी अभिक्रिया है, तो कहेंगे इसको हम उदासीन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि मेरे भाई ये हमारा क्षार होता है, ये हमारा क्षार है, और ये हमारा क्या, तो कहेंगे अम्ल होता है। और हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि जब भी अम्ल और क्षार को हम मिलाते हैं, जब भी अम्ल और क्षार को मिलाते हैं, इससे मेरे भाई लवण और जल की प्राप्ति होती है, और लवण हमारा यहां पर कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, और ये हमारा एक उदासीन अभिक्रिया के अंतर्गत ही होता है। ये कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ये कैसा रिएक्शन हो रहा है मेरे भाई, तो ये उदासीन अभिक्रिया है, क्योंकि अम्ल को कौन काटेगा, तो क्षार काटेगा, इसलिए क्षार में अम्ल डाल देते हैं तो न्यूट्रल कर देता है। न्यूट्रल जब होगा तो लवण और जल की प्राप्ति होती है, याद रखना है आपको।
आगे बात करते हैं मेरे भाई, यहां पर हम चूना की बात करते हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड हमारा चूना है और यहां पर भी वही होगा। तो चूना हमारा क्षारीय प्रकृति का होता है और ये अम्ल होता है। क्षार और अम्ल का रिएक्शन कराएंगे तो लवण और जल बनेगा। यानी मेरे भाई ये भी रिएक्शन हमारा उदासीन बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा जो होगा वो केवल और केवल पहला ही होगा। इसलिए उस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स है लेकिन जानना पड़ेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा मेरे भाई, यहां पर ध्यान रखना है। यहां पर जो हो रहा है आपका सीधा कहेंगे हमारा न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया की हम बात करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट विस्थापन अभिक्रिया बोला गया तो हम लोग आंसर ए के साथ जाएंगे और आंसर ए हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, कहेंगे यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। चावल की खेती में मेरे पास चावल की जो खेती होती है ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। चावल की जो खेती हम करते हैं, धान की खेती मतलब चावल की खेती। धान की खेती करते हैं, धान में पानी लगा के रखते हैं। धान में जब हम पानी लगा के रखते हैं मेरे भाई तो जितने भी खरपतवार होते हैं वो सर गल जाते हैं उसमें। जब सर गल जाते हैं तो उससे धान के खेत से जो हमारा गैस निकलता है उसको मीथेन गैस कहते हैं। ये बात भी ध्यान में रखना क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो धान के खेत में पानी लगा के रखते हैं। जब पानी लगा के रखिएगा तो होगा क्या मेरे भाई, तो आसपास जितने के भी खरपतवार होंगे वो तो सर गल जाते हैं। और ध्यान रखना मेरे भाई कि चावल की खेती के लिए जो आदर्श जलवायु होनी चाहिए वो हमारा 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हमारा होना चाहिए और साथ ही साथ टेम्परेचर भी हमारा मेंटेन रहना चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर है तो धान की खेती अच्छी होगी। ये सब मेरे भाई ज्योग्राफी का क्वेश्चन हमारे में डाल दिया। एक और ज्योग्राफी का क्वेश्चन हमारे में डाल दिया, उसकी भी चर्चा करेंगे मेरे भाई। न्यू बैच करके बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए इंजेक्शन बैच जो मैंने आपको कह रहा था मेरे भाई, इंजेक्शन बैच का 3 फॉर्मेट है। 6 to 8 9 10 का कॉम्बो भी है। 6 to 8 9 10 के लिए ये आपका इंजेक्शन बैच मिलेगा। अगर किसी का कंप्लीट हमारा साइंस है तो उसके लिए अलग है। साइंस के साथ में अगर आप देखेंगे कॉमन पेपर तो वो अलग है। तो इंजेक्शन बैच जो आपको यहां पर दिया गया है मेरे भाई, इस बैच को आप प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन से ले सकते हैं और ये बैच आपका यहां पर प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर ये बैच अवेलेबल है। इसकी फीस जो है मेरे भाई 999 रुपया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 799 999 रुपए इसकी फीस है और यहां से आप थ्योरी को मजबूत कर सकते हैं। ये भी जो क्वेश्चन आपका मेरे भाई दिया हुआ है ना, यहां पर बात करता है किसका, तो प्राणी और पादप की जाति अधिकतम विविधता कहां पे मिलती है, उष्ण कटिबंध की हम बात करते हैं। विषुवत रेखा के नीचे का जो भाग होता है उसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। ये भी ज्योग्राफी से रिलेटेड ही क्वेश्चन हमारा है। आगे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन हमारे काम का है और इसको हम लोग देखते हैं मेरे भाई। भारी मशीन में कहता है, जो भारी मशीन हमारा होता है उस मशीन में अगर हम लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं, स्नेहक का इस्तेमाल करते हैं, तो कौन सा स्नेहक का इस्तेमाल करेंगे, तो मेरे भाई भारी मशीन में जो स्नेहक हमारा इस्तेमाल होता है, जो लुब्रिकेंट हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है ग्रेफाइट। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो जितने भी हमारे हैवी मशीन होता है, जो भी हमारे हैवी मशीन की हम बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं मेरे भाई, जो भी हमारा हैवी मशीन की हम बात करते हैं, तो इस हैवी मशीन में मेरे भाई आपको ध्यान रखना स्नेहक का जो हम इस्तेमाल करते हैं और इस स्नेहक को हम लोग क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। ये स्नेहक हमारा लुब्रिकेंट होता है। तो इसमें जो स्नेहक का इस्तेमाल करते हैं, इस लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा क्या होता है, कहेंगे यहां पर हम ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। वही ग्रेफाइट जिसके बारे में मैंने आपको बता रखा था, और ग्रेफाइट मेरे भाई कार्बन का बना हुआ रहता है, कार्बन का अप्रूप होता है। ये जो ग्रेफाइट आप देख पा रहे होंगे ये स्नेहक के रूप में हमारा इस्तेमाल होता है। और मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई, ये जो स्नेहक होता है ये हमेशा घर्षण को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये घर्षण को क्या करेगा, तो कहेंगे घर्षण को ये कम करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये घर्षण को कम करता है और मशीन की लाइफ को ये बढ़ा देता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो आंसर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। लेकिन एक और इंफॉर्मेशन हम आपको शेयर करना चाहेंगे मेरे भाई, वो इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो हमारा यहां पर ग्रेफाइट यहां पर दे रखा है, इसको हम लोग कहते हैं मेरे भाई हमारा सॉलिड लुब्रिकेंट कहलाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। लुब्रिकेंट भी अलग अलग प्रकार का हमारा होता है, लेकिन ये जो लुब्रिकेंट हमारा होता है ये हमारा सॉलिड लुब्रिकेंट कहलाता है। इसको हम लोग ठोस स्नेहक के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा ठोस स्नेहक होता है। इस बात को आप ध्यान रखना। जैसे ग्रीस होता है, मोबिल होता है, वो सब भी हमारा स्नेहक ही होता है और ये भी हमारा स्नेहक ही होता है। इसको हम लोग ठोस है, हम लोग लुब्रिकेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है यहां पर जो ग्रेफाइट हमारा होता है। आगे चलते हैं। स्पंज क्या होता है मेरे भाई, आपको बताना। क्या स्पंज कवक होता है, क्या स्पंज हमारा पादप होता है, क्या स्पंज हमारा यहां पर जीव होता है, इस बात को आप बताइए मेरे भाई। जीव, क्या स्पंज हमारा जीव होता है, कहेंगे स्पंज जो हमारा होता है वो एक जीव है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो स्पंज होते हैं वो पोडीफेरा संघ के जीव होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक हमारा होता है जीव जिसको हम कहते हैं पोडीफेरा संघ के जीव। और पोडीफेरा संघ के जो जीव होते हैं, पोडीफेरा संघ के जो जीव होते हैं, याद रखना ये स्पंजी होता है।
पोडीफेरा संघ के जो जीव होता है वो स्पंजी होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। पोडीफेरा संघ के जीव कैसे होते हैं, तो ये स्पंजी होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। पोडीफेरा संघ के जीव कैसे होते हैं, स्पंजी होते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सी, हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन मेरे भाई अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन के आंसर कर पाते हैं। मेरे भाई मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं और मैं चाहूंगा मेरे भाई कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करके बता दीजिएगा। अच्छे कंसेप्ट हैं और देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं, एक बार बता दीजिए मेरे भाई। देखते हैं, थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। और जितने लोग मेरे भाई देख रहे हो सभी लोग सेशन को लाइक करेगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे। 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर गर्म, मेरे भाई इसके पीछे कंसेप्ट है, बिना कंसेप्ट का नहीं बनेगा, ध्यान रखना। एक बीकर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, यहां पर किसकी बात कर रहा है, तो जल की बात कर रहा है। किससे भरा हुआ है, तो जल से वो भरा हुआ है, इस बात को आप फोकस करिए। किससे, तो पानी से भरा हुआ है। जल ऊपर होकर के कब बहने लगेगा, ये आपसे पूछा गया है मेरे भाई। एक बात याद रखना जो मैं बता रहा हूं, अगर हम यहां पर पानी की बात करते हैं, और पानी कहने का मतलब है हम इसको यहां पर H2O के फॉर्मेट में हम लोग देखते हैं, ये हमारा इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। और पानी के लिए अगर हम लोग देखते हैं, इस जल के लिए अगर हम लोग देखते हैं, इसके पीछे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, उसको हम लोग समझते हैं। इसमें 2 गो एक्सिस होगा, एक तो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, और एक जो एक्सिस हमारा होता है वो हमारा कौन सा एक्सिस होगा, क्योंकि यहां पर हमारा वर्टिकल एक्सिस हमारा होगा। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा और एक हमारा वर्टिकल एक्सिस हो जाएगा। अब मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना कि इधर अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं, आयतन की बात करते हैं, और इधर हम किसकी बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं। तो मेरे भाई वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ हमारा होता है, किसका, पानी के लिए, वो ग्राफ कैसा बनता है, उसी ग्राफ पर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ये ग्राफ मेरे भाई ऐसा बनता है, और ये ग्राफ है मेरे भाई, ये एक्सिस है, ये वॉल्यूम का एक्सिस है, ये तापमान का एक्सिस है। तो आयतन और तापमान के बीच में जो ग्राफ होगा वो कुछ ग्राफ ऐसा होगा, किसके लिए, पानी का ग्राफ हमारा ऐसा होता है मेरे भाई। इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग यहां पर अगर देखते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा टेम्परेचर होता है, यहां का टेम्परेचर हमारा 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहां पर बात आती है मेरे भाई, जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड से हम आगे की ओर बढ़ेंगे, जैसे तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से हम पानी का बढ़ाएंगे, तो आयतन हमारा, ये ग्राफ हमारा ऊपर जाने लगेगा। यानी मेरे भाई जब ग्राफ हमारा ऊपर जाने लगेगा, तो जाहिर सी बात है ये आयतन हमारा बढ़ने लगेगा। ऊपर जाएंगे आयतन बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो आयतन घटेगा। जैसे ही तापमान को हम बढ़ाएंगे तो ग्राफ ऐसे चलने लगा, ग्राफ ऐसे चलने लगा, मतलब आयतन में वृद्धि होने लगा। तो मेरे भाई ये तो समझ में आ रहा है। आगे फिर चलते हैं, इधर की बात करते हैं। अगर मान लेते 4 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान को अगर कम भी अगर हम करते हैं, तापमान को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर तापमान को कम भी करते हैं, फिर भी मेरे भाई हमारा ग्राफ किधर भागने लगता है, तो ऊपर की ओर भागता है। तो अगर आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान ज्यादा कर दीजिए, या 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से अगर कम तापमान कर दीजिए, मेरे भाई दोनों केस में आयतन क्या होगा, बढ़ता है। और हम सभी लोग जानते हैं, अगर किसी का भी आयतन अगर बढ़ता है तो वो फैलता है, अगर किसी का भी आयतन अगर बढ़ता है तो वो फैलता है। और जब फैलता है मेरे भाई, तो जाहिर सी बात है कि पानी बाहर गिरने लगेगा। यहां पर इस बात को समझना है। तो मेरे भाई 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम क्या किए थे, तो पानी को हम लोग लिए थे। लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान कीजिए या 4 डिग्री से कम तापमान कीजिए, दोनों में आयतन हमारा बढ़ेगा। जब आयतन बढ़ेगा मेरे भाई, जब वॉल्यूम बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है पानी ऊपर से बाहर निकलने लगेगा। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म करने पर भी हम कहेंगे बाहर निकलेगा, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ठंडा करने पर भी हमारा बाहर निकलेगा, क्योंकि दोनों केस में आयतन बढ़ रहा है। इधर आएंगे फिर भी आयतन बढ़ रहा है, इधर जाएंगे फिर भी आयतन बढ़ रहा है। इसका मतलब दोनों केस में आयतन यहां पर क्या हो रहा है, तो कहेंगे बढ़ रहे हैं। और जब दोनों केस में हमारा आयतन बढ़ेगा, तो आयतन बढ़ेगा तो पानी का आयतन बढ़ेगा। जब पानी का आयतन बढ़ेगा मेरे भाई, तो पानी फैलेगा, और जब पानी फैलेगा तो बाहर गिरेगा। यानी कहने का मतलब इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होंगे मेरे भाई, ये किसी भी सूरत में करेक्ट हो जाएगा। सर बिहार एसएससी साइंस का क्लास कब चलता है, सर बिहार एसएससी साइंस का? देखिए अनुराधा कुमारी जी, अगर आपको बिहार एसएससी के लिए करना है तो आप नियुक्ति बैच की क्लासेस ले लीजिए, उसमें से 1-2 हजार क्वेश्चन भी अगर आप कर लीजिएगा ना, तो साइंस आपका मजबूत हो जाएगा। कर लीजिएगा उसको लेकर के, नियुक्ति बैच की क्लासेस हम उसमें दिए हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कशेरुकी प्राणी, ये भी मेरे भाई एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप समझ लीजिए। अगर कशेरुकी प्राणी की हम बात करते हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, उसी को कशेरुकी प्राणी कहते हैं। और कशेरुकी प्राणी मेरे भाई 5 गो होता है, ये बात सब लोग जानते होंगे, अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम यहां पर कशेरुकी प्राणी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं मेरे भाई, अगर हम यहां पर कशेरुकी प्राणी की बात करते हैं, तो कशेरुकी प्राणी को हम वर्टिब्रेट्स के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो इसको हम लोग यहां पर
वर्टिब्रेट के नाम से हम लोग जानते हैं, ये हमारा वर्टिब्रेट होता है, ये हमारा वर्टिब्रेट होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। दूसरी बात, तो जो भी कशेरुकी प्राणी होता है इसको हम कशेरुकी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें रीढ़ की हड्डी होती है। इसमें किसकी हड्डियां होगी, इसमें रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें रीढ़ की हड्डी होती है, ये बात आपको ध्यान रखना, इसमें रीढ़ की हड्डी होती है। कशेरुकी प्राणी में याद रखना मेरे भाई कि रीढ़ की हड्डी होती है, ये आपको किसी भी सूरत में याद रखना है। कशेरुकी प्राणी में रीढ़ की हड्डी होती है, और रीढ़ की हड्डी किसमें किसमें होता है, तो मेरे भाई ये 5 को है, इसको आप याद रख लीजिएगा। रीढ़ की हड्डी की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो हम लोग कहते हैं कि जो पक्षी वर्ग होता है उसमें भी रीढ़ की हड्डी होता है, पक्षी वर्ग के जो जीव है उसमें होता है। मछली वर्ग जो हमारा होता है उसमें भी रीढ़ की हड्डी होता है। साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई, यहां पर उभयचर की बात करते हैं तो उसमें भी रीढ़ की हड्डी होता है, समझना गौर से। अगर हम स्तनधारी की बात करें, हम लोग स्तनधारी में ही आते हैं, मेमल्स में ही आते हैं, ये भी हमारा हो जाएगा। अगर हम सरीसृप की बात करते हैं इसमें भी रीढ़ की हड्डी होती है। तो मेरे भाई इन सब में रीढ़ की हड्डी होगी, तो ये कशेरुकी प्राणी होगा और इसी को वर्टिब्रेट कहते हैं। अब मामला यह है मेरे भाई कि जो कशेरुकी प्राणी होता है, आपको ध्यान से समझना मेरे भाई जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो कशेरुकी प्राणी होता है, जो कशेरुकी प्राणी होता है उसके यकृत में मेरे भाई क्या पाया जाता है, तो उसके यकृत में हम लोग को ध्यान रखना कि उसके यकृत में हमारा यहां पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। कशेरुकी प्राणी के यकृत की हम बात करते हैं, इसके यकृत की बात करते हैं, इसके यकृत में मेरे भाई याद रखना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात करते हैं, कहां की, इसकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हम कर रहे हैं मेरे भाई। जब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं उसके यकृत में हमारा ये पाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, उसमें ये चीज हमारा पाया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारा होता है वो यकृत में पाया जाता है। और एक बात बताइए मेरे भाई, जो हमारा यकृत होता है इसी यकृत में SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और हम कल ही बताए थे आपको कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारा होता है वो फैट का निर्माण करता है, ये लिपिड्स का फॉर्मेशन करता है, याद रखेंगे। ये मेरे भाई किसका निर्माण करता है, कहेंगे यहां पर लिपिड्स का निर्माण करता है, ये बात आपको ध्यान रखना। ये किसका संश्लेषण करेगा, ये लिपिड्स का संश्लेषण करता है, इस बात को आप ध्यान रखना, ये लिपिड का संश्लेषण करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात मेरे भाई, इसके फंक्शंस को समझते जाइए। यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, तो डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, यही दूसरा भी काम करता है, इसको हम लोग कहते हैं ये हमारा डिटॉक्सिफिकेशन भी ये हमारा करता है, यही हमारा डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। ये डिटॉक्सिफिकेशन जैसे कि आप मान लेते हैं कोई भी पॉइजनस चीज खाते हैं, या फिर मेरे भाई जो लीवर में हमारा कहेंगे जो भी चीज हम लोग खाते हैं, या फिर मेडिसिन वगैरह भी हम लोग खाते हैं, उसको डिटॉक्स करने के लिए हमारा यही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कशेरुकी प्राणी में आपसे बोला गया है, अब आते हैं क्वेश्चन पर, अब हम लोग को समझ में आ जाएगा कि कशेरुकी प्राणी में चिकनी अंतःद्रव्य जालिका होती, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और कहता है मेरे भाई बहुत सी दवा जो हम खाते हैं, दवा उसकी हम बात करते हैं, बहुत सी दवा की बात कर रहा, बहुत सी दवा से डैश निर्वसीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि बहुत सी दवा को क्या करता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है, यानी कि ये हमारे कहां पर पाए जाते हैं, तो हमारे लीवर में होते हैं। कहां पर मेरे भाई, हमारे यकृत में होता है, ब्रेन में नहीं होगा, हमारे लीवर में होगा, हमारे फेफड़ा में नहीं होगा, श्वसन की क्रिया करता है। तो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, तो कहेंगे बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आंसर मेरे भाई करेंगे बी जो होगा हमारा राइट होगा। और याद रखना मेरे भाई, इसको जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, मदिरा वगैरह जो लोग लेता है ना, डिटॉक्सिफाई करता है, जो लोग अल्कोहल वगैरह पीता है उन सबको भी क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। कौन करता है मेरे भाई, यकृत में यही चीज हमारा पाया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इसका दूसरा भी काम होता है कि लिपिड्स का भी ये निर्माण करता है, वसा का भी निर्माण करता है। आगे चलते हैं, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है मेरे भाई, तेल का ऊपर चढ़ना या तेल का नीचे गिरना केशिकत्व का ये कारण होता है। ये क्या है मेरे भाई, हम कहेंगे केशिकत्व का कारण होगा, यानी केशिकीय क्रिया की परिघटना के चलते ऐसा होता है, ये बात आपको ध्यान रखना, कैपिलरी एक्शन के कारण होता है। और भी क्वेश्चन इस पर पूछता है कि प्लांट में पानी का नीचे से ऊपर जाना, वो भी कैपिलरी एक्शन है। हमारे ब्रेन में पतली पतली नसें होती है, उसमें खून का फ्लो होना, हम कहेंगे वो भी कैपिलरी एक्शन होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं, राइबोसोम की जो संरचना होती है मेरे भाई, तो राइबोसोम क्या करता है, तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, इसकी जो संरचना में होती है, राइबोसोम की संरचना में क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन होता है, याद रखना, आरएनए और प्रोटीन होता है, ध्यान रखें। आगे,
मेरे भाई अक्षमा के जो रोगी होते हैं, अगर किसी को टीबी हो गया, उसके लिए मेरे भाई यहां आपसे पूछा कौन सी औषधि हमारा होगा, तो आंसर करेंगे हमारा रिफ्ले। यहां पर हम लोग बात करेंगे रिफेमिसिन की बात करते हैं, ये हमारा होता है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। नियुक्ति बैच मेरे भाई ये हमारा चलता है 6 to 8 9 10th, या फिर अगर आप पीआरटी वाले बच्चे होंगे तो मेरे भाई आप सबके लिए, अगर आप यहां पर 1000 2000 क्वेश्चन भी मेरा पढ़ाया हुआ अगर कर लेते हैं, तो आपको पीआरटी रहे कि कॉमन पेपर रहे कि आपका 6 to 8 है कि आपका 9 10th है, मेरे भाई मैं आपको गारंटी लिख करके देता हूं, अगर आप मेरे इस 4000 क्वेश्चन में से 2000 भी तुम क्वेश्चन कर लोगे तो तुमको बहुत कुछ आ जाएगा, साइंस के डायरेक्ट डिट्टो क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, क्योंकि हम कॉम्बिनेशन इसमें बना रहे हैं। जब क्वेश्चंस का कलेक्शन देखिएगा ना, तो बेहतरीन कलेक्शन आपको मिलेगा, जिससे लगेगा कि एग्जाम में यही पूछता है, और वही क्वेश्चंस भी हम इसमें आपको दिया है। तो मेरे भाई ये नियुक्ति बैच 1 to 5 की तैयारी करते हैं, 6 to 8 की तैयारी करते हैं, 9 10 की तैयारी करते हैं, कॉमन पेपर की तैयारी करते हैं, एवरी लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए मेरे भाई ये यूजफुल होगा। इसमें हम क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कराते हैं, और आपको ध्यान रखना है कि डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग देते हैं, और ये बाइलिंगुअल क्वेश्चंस आपको मिलता है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहां पर दे रखा है कि जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी का लेप लगाते हैं, मेरे भाई हल्दी का लेप लगाते हैं, हल्दी के लेप में मिलाते हैं, एक बात याद रखना मेरे भाई, हम लोग जानते हैं एक नेचुरल इंडिकेटर हमारा होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि नेचुरल इंडिकेटर की हम बात करते हैं, यहां पर हमारा नेचुरल इंडिकेटर होता है, इस बात को ध्यान रखना। अब ये जो नेचुरल इंडिकेटर होता है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना, ये नेचुरल इंडिकेटर में ही हमारा हल्दी वगैरह आता है, इस बात को आप ध्यान रखें। इसी में हल्दी आता है, जिसको टर्मरिक कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इसको टर्मरिक के नाम से हम लोग जानते हैं, ये हमारा होता है। अब मेरे भाई ये जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर हमारा हल्दी होता है, हल्दी का रंग क्या होगा, तो कहेंगे हल्दी को जब मेरे पास क्षारीय माध्यम में डालिएगा ना, तो हल्दी का रंग पीला से हो जाएगा, हल्दी का रंग लाल हो जाता है, ध्यान रखेंगे। तो जो हल्दी का रंग हमारा है मेरे भाई, ये हल्दी का रंग बदल जाता है, और ये पीला रंग हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो कहेंगे पीला रंग हमारा लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, इस बात को आप ध्यान रखना। तो मेरे भाई जब क्षारीय प्रकृति में जब हम डालेंगे इस हल्दी को, तो यही पीला रंग इसका लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब है कि हल्दी के पेस्ट में जब उसको मिलाएंगे तो उसका रंग कैसा दिखेगा, लाल हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, आपको बताना। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, मेरे भाई यहां पर ध्वनि की बात अगर करते हैं तो ध्वनि के वेग की बात कर लेते हैं, तो फटाफट करके टी ऑफ साउंड मेरे भाई समानुपाती होता है इलास्टिसिटी का, ये इलास्टिसिटी का भी समानुपाती होता है। इसमें जितने भी पैरामीटर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये सभी के सभी मेरे भाई हमारे लिए यूजफुल होता है। तो आप बता दीजिए इसमें से कौन सा आंसर हमारा करेक्ट करेंगे। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, तापमान बढ़ेगा ये बढ़ जाएगा, क्योंकि समानुपाती है, स्टेटमेंट करेक्ट है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, यह भी बात याद रखना मेरे भाई कि दाब कितना भी बढ़ जाएगा, 2 गुना 10 गुना 100 गुना 1000 गुना फर्क नहीं पड़ता है, दाब का कोई इफेक्ट हमारे वेलोसिटी ऑफ साउंड पर नहीं पड़ता। स्टेटमेंट सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर कह रहा है मेरे भाई, जब आर्द्रता बढ़ेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी बढ़ जाएगा, क्योंकि समानुपाती है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग यहां पर कह रहा है कि कम हो जाता है, गलत है, ज्यादा हो जाएगा, यही गलत है, तो यही आंसर करेंगे। आगे चलते हैं। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर बोलते हैं मेरे भाई, उपाधि दी गई तो तुलसी को देते हैं, क्योंकि तुलसी हमारा मेडिसिनल प्लांट होता है, याद रखेंगे। जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने का स्पष्ट किसके कारण हम करते हैं, मेरे भाई याद रखना है, सांप में अंगों का लोप होना, सांप में अंगों का लोप होना कहने का मतलब है अंग मेरे भाई यहां पर विलुप्त हो जाता है, नहीं, यानी ये हमारा क्या होगा मेरे भाई, लेमार्क का थ्योरी देता है। ये कौन थ्योरी दिया, तो कहेंगे लेमार्क ने ये थ्योरी दिया, याद रखना। ये किसने दिया है तो आपको ध्यान रखना है, ये मेरे भाई लेमार्क थ्योरी की हम बात करते हैं। और लेमार्क थ्योरी हमारा क्या है, तो याद रखना मेरे भाई, लेमार्क थ्योरी हमारा होता है अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग की हम बात करते हैं, अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग की बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग की हम बात करते हैं, अनुप्रयोग की हम बात करते हैं। तो मेरे भाई ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं।
एंटीबायोटिक दवाएं जो विषाणु पर प्रभावी नहीं होता है मेरे भाई, वायरस में हम कहते हैं सेल वॉल नहीं होता है, वायरस में सेल वॉल नहीं होता है, इसलिए हम कहते हैं उस पर मेरे भाई हम कहेंगे कि इसका अभाव होता है। एंटीबायोटिक दवाएं जो विषाणु पर प्रभावी नहीं होते हैं, चूंकि मेरे भाई उस पर सेल वॉल नहीं होता, इस बात को अब ध्यान रखना है। एंटीबायोटिक उसके लिए होता है जिसमें सेल वॉल पाया जाता है, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए। मेरे भाई मैंने आपको बताया था कि एक डिवाइस होता है जिसको हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं, और गैल्वेनोमीटर जो डिवाइस हमारा होता है, ये डिवाइस क्या करता है, किसी भी सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, करंट है कि नहीं है, उसका पता लगाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। कई बार मैंने आपको बता रखा है, आप आंसर करेंगे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ये क्या करता है मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है, धारा की स्थिति के बारे में पता चलता है, लगाता है, धारा की स्थिति तथा मेरे भाई यहां पर दिशा का पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, कहेंगे धारा की स्थिति और दिशा का पता लगाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते मेरे, वेरिएबल रेजिस्टेंस को अगर मापना होगा तो रियोस्टेट का, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल मेरे भाई रेजिस्टेंस का मान अगर बढ़ता घटता है तो हम रियोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं, आमीटर विद्युत धारा को मापता। आगे चलते हैं, अगला मेरे भाई यहां पर दे रखा है कि सोडियम हमारा दे रखा है, और सोडियम में बोला गया है क्या, तो सोडियम हमारा Na होता है, परमाणु संख्या इसका 11 है, द्रव्यमान संख्या बोल दिया क्वेश्चन में कि 22 लेना है। अब कहता है इससे एक बीटा का इमिशन होगा, अगर मेरे भाई एक बीटा का इमिशन होगा तो आप ही बता दीजिए कि दूसरा एलिमेंट बन करके आएगा, और एक बीटा का जब इमिशन होता है, याद रखना अगर एक बीटा अगर निकलता है तो द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि नो चेंज होगा, द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन परमाणु संख्या में क्या होगा मेरे भाई, -1 हो जाता है, +1 हो जाता है, तो परमाणु संख्या बढ़ जाएगा। अब सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, तो सोडियम के बाद 11 के बाद 12 होगा परमाणु संख्या, और 12 परमाणु संख्या किसका होता है, मैग्नीशियम का होगा, इसलिए मैग्नीशियम को यूज करेंगे, और द्रव्यमान संख्या में कोई अंतर नहीं होता, ये 22 रहेगा, तो मेरे भाई यहां पर हमारा मैग्नीशियम हमारा एलिमेंट होने की संभावना है, तो हम लोग आंसर करेंगे ये, एक परमाणु संख्या बढ़ेगा लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे ठोस के बारे में मेरे भाई बताना है कि ये ठोस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ठोस पदार्थ के बारे में आपको बताना है, बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं, कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है, वो आपको बताना है ढूंढ करके। किसी ठोस का आकार और आकृति निश्चित होता है, ये बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, कोई भी ठोस पदार्थ हो उसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, लेकिन गैस में जस्ट उल्टा होता है, गैस के आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, याद रखना ठोस का जस्ट उल्टा प्रॉपर्टी हमारा क्या होता है, गैस में होता है। तो किसी भी ठोस का आकार और आकृति निश्चित होता है, बिल्कुल सही बात है, और स्वतः परिवर्तित नहीं होता, ये बिल्कुल मेरे भाई एकदम करेक्ट है, हम सीधा कहेंगे ये स्टेटमेंट हमारा किसी भी सूरत में ये राइट होगा। और मेरे भाई अगर कोई पदार्थ ठोस होता है उसके अंदर अंतर आणविक बल का मान मजबूत होता है, अंतर आणविक बल बहुत ज्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत अधिक होता है, याद रखेंगे। किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम होगी, मेरे भाई कण की तापीय ऊर्जा कम नहीं होगी, अधिक हो जाएगी, ये गलत रखा है। अगर आप किसी भी चीज को अगर आप गर्म करेंगे तो उसकी तापीय ऊर्जा में वृद्धि होती है, तो गलत स्टेटमेंट है, यही तो आंसर हो जाएगा। ये आपका कह रहा है कि तापीय ऊर्जा में कम हो रहा है, गलत है ना। किसी ठोस के संघट कणों के बीच मेरे भाई लगने वाला जो अंतर आणविक बल होता है, लगने वाले जो अंतर आणविक कुल बल होते हैं वो बहुत प्रबल होते हैं मेरे भाई। ठोस पदार्थ के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमारा स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, ये बात सही है, और अणुओं को स्थिर बनाए रखता है, इसलिए इधर उधर जाने नहीं देता वो, इसलिए हम कहते हैं कि सॉलिड हमारा क्या होता है, ऐसा होता है। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ ए सॉलिड इज वेरी स्ट्रांग व्हिच कीप्स मॉलिक्यूल्स इज मोर स्टेबल, यानी कहने का मतलब है स्टेटमेंट हमारा एकदम बिल्कुल सही है। तो मेरे भाई एक ही स्टेटमेंट गलत था, आंसर करेंगे बी। आगे बढ़ते हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी की बात अगर हम करते हैं मेरे भाई, तो याद रखना है कि कोई भी लेंस को फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई, कोई भी लेंस को फर्क नहीं पड़ता, याद रखना है आपको। यहां पर अगर हम फोकस दूरी की हम बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, हम फोकल लेंथ की बात करते हैं, ध्यान रखना हम यहां पर फोकल लेंथ की बात करने वाले हैं, और जो फोकल लेंथ हमारा होता है ये समानुपाती किसका होता है, यहां पर वेवलेंथ का होता है। फोकल लेंथ मेरे भाई समानुपाती किसका होगा, कहेंगे यहां पर वेवलेंथ का होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये किसी भी लेंस के लिए आपके लिए यूजफुल हो जाएगा। एक बात बताइए मेरे भाई, कौन सा प्रकाश की बात करता है, तो हम लोग एक बात जानते हैं कि प्रकाश के रंग क्या होते हैं, VIB GYOR होगा, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पे, ध्यान रखना। ये हमारा विविग्योर होता है, जिसमें वायलेट जो बैगनी रंग होता है इसका वेवलेंथ हमारा मिनिमम होता है, और जो लाल रंग होता है इसका वेवलेंथ हमारा क्या होता है, ये हमारा मैक्स होता है, ध्यान रखना आपको। इसका अधिकतम वेवलेंथ होता है, इसका मिनिमम वेवलेंथ होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब मामला क्या है मेरे भाई, तो मिनिमम मैक्सिमम की बात है वो हम लोगों को दिख रहा है।
अब फोकल लंबाई जो होगा हमारा वेवलेंथ के समानुपाती होता है। आप ही बता दीजिए मेरे भाई कि इसमें से अधिकतम दूरी किसका होगा, उत्तल लेंस में फोकस दूरी अधिकतम किसका होगा, यानी ये किसका अधिक होगा, जिसका वेवलेंथ अधिक होगा। तो लाल रंग का वेवलेंथ हमारा सबसे अधिक होता है, इसलिए हम कहेंगे ऐसा होगा। और ये वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ कितना होगा, तो वो भी याद रखिएगा, ये हमारा 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, याद रखेंगे ये 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। और मिनिमम कितना होता है, तो कहेंगे ये हमारा 3800 एंगस्ट्रॉम होता है, आप इसको भी याद रखेंगे मेरे भाई। एक ग्रीन रंग का भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि ये भी पूछता है, इसका वेवलेंथ बीच में होगा और ये कितना होगा, तो कहेंगे 5500 एंगस्ट्रॉम होता है, ध्यान रखेंगे ये मैक्सिमम होता है। तो लाल रंग का अगर हम कहेंगे वेवलेंथ अगर मैक्सिमम होगा, लाल रंग का अगर वेवलेंथ अगर मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम तो ये मैक्सिमम होगा, अधिकतम दूरी हमारा किस में होगा, तो मेरे उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम किस में होगी, किस रंग के लिए होगा, तो कहेंगे वो लाल प्रकाश के लिए होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और धातु के गुणधर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमारा यहां पर गलत है, ये आपको बताना है। कौन सा मेरे भाई सत्य नहीं, वो बताना है। एक बात बताइए, जो अधातु होते हैं वो चालक नहीं होते हैं, धातु चालक होता है, यही गलत है, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन जो अधातु होंगे वो भंगुर होंगे, हल्का भी पदार्थ होता है, इस बात को आप ध्यान रखना। और जो धातु होता है मेरे भाई वो भंगुर नहीं होता, धातु जो होता है हमारा डक्टाइल होता है, ये हमारा कैसा, तो ब्रिटल होता है। वो हमारा जो धातु की बात करते हैं तो हमारा तन्य होता है, और हम कहते हैं मुलायम होता है, ये भंगुर होता है, ब्रिटल होता है, हार्ड होता है, ध्यान रखेंगे, हल्का भी होता है। लेकिन ये चालक नहीं होता, चालक हमारा धातु होता है, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। अगला मेरे भाई इस क्वेश्चन के आंसर करके आप लोग बता दीजिए, देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कहता है कि एक विद्युत परिपथ आपको, इलेक्ट्रिकल सर्किट आपको दे रखा है, और इस विद्युत परिपथ में आपको बताना है कि मेरे भाई ये जो आपके उपकरण लगे हुए हैं, ये जो उपकरण लगे हुए हैं इसके बारे में बताना है कि कौन क्या बता रहा है। तो इसमें दुइये को उपकरण के बारे में पूछा है, 1 और 2 के बारे में पूछा है, 1 और 2 की ही चर्चा की गई है, यानी इसका कोई चर्चा नहीं किया गया, इसके बारे में सोचेंगे भी नहीं, इसके बारे में सोचेंगे। ये मेरे भाई स्विच हमारा होता है, उसको कुंजी कहते हैं, ये हमारा बैटरी होता है, इसको हम लोग सेल कहते हैं। हम लोगों को ये पूछा गया है। एक बात बताइए मेरे भाई, हमने आपको एक कंसेप्ट बताया था, याद करना। एक एमीटर हमारा होता है, और जो एमीटर हमारा होता है ये विद्युत धारा मापता है। ये किसको मापता है, तो मैंने आपको बोला था ये विद्युत धारा मापता है, ये विद्युत धारा को मापता है, ये बात मैंने आपको बोला था। अगर हम एमीटर की बात करते हैं, ये विद्युत धारा को मापता है। और एमीटर को कैसे जोड़ते हैं मेरे भाई, तो तार के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, याद रखना, ये तार के साथ सीरीज में जोड़ते हैं। इसको तार के साथ हम कैसे जोड़ते हैं, तो तार के साथ इसको हम लोग यहां पर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये बात आपको किसी भी सूरत में आपको ध्यान रखना, ये तार के साथ हमारा श्रेणी क्रम में जोड़ेगा। एक हमारा यहां पर वोल्टमीटर के बारे में हम आपको बताए थे, और वोल्टमीटर को भी आप ध्यान रखना, दोनों में ऐसा ही रिलेशन हमारा होता है। ये हमारा वोल्टेज को मापता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। वोल्टमीटर वोल्टेज को मापता है, ये चीज आपको ध्यान। वोल्टमीटर किसको मापता है, तो वोल्टेज को मापता है। दूसरी बात मेरे भाई, ये तार के साथ कैसे जोड़ते हैं, वोल्टमीटर को कैसे हम लगाते हैं, ये एक डिवाइस होता है जो मेरे भाई वोल्टेज को मापता है। तो कैसे जोड़ते हैं इसको, तो मेरे भाई तार के साथ हम कहेंगे, ये तार के साथ समानांतर क्रम में जोड़ करके इसको हम यूज करते हैं। तार के साथ समानांतर क्रम में इसको हम जोड़ते हैं, ये बात आपको समानांतर क्रम में इसको हम जोड़ते हैं, और तब जाकर के उसकी रीडिंग हम लेते हैं। तो मेरे भाई एक बात तो क्लियर हो गया है। अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारा तार है, और इस तार के साथ ये समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ, इसका मतलब है मेरे भाई कहीं ना कहीं ये हमारा वोल्टमीटर को दिखा रहा है। समानांतर क्रम में अगर जुड़ा हुआ, कहीं ना कहीं ये हमारा वोल्टमीटर होगा। और इस तार के साथ ये सीरीज में है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये फिर एमीटर हमारा है। अब तो मामला मेरे भाई एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एक हमारा वोल्टमीटर और दूसरा हमारा क्या होगा, एमीटर होगा। एक वोल्टमीटर, दूसरा हमारा एमीटर, और आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आंसर मेरे भाई किसी भी सूरत में ए जो होगा हमारा यहां पर राइट हो जाएगा, और ए आंसर हमारे किसी भी सूरत में करेक्ट हो जाएंगे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ए आपका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। आगे मेरे भाई सारथी बैच बिहार एसएससी बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 6 to 8 9 10 के लिए जनरल स्टडीज के लिए कॉमन पेपर के रूप में मेरे भाई कम समय में अगर आपको तैयारी करना है, और आपको लगता है कि हमारा सारथी बैच ये हमारे विकास सर के द्वारा लाया गया है, और अगर आप सारथी बैच अगर करते हैं तो आपके कॉमन पेपर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। कॉमन पेपर में मेरे भाई आपको जीके जीएस का जो पोर्शंस है, आपको सटीक चीज सही चीज पढ़ना तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन उसको कंसाइज करके जो अपडेटेड मटेरियल होते हैं वो आपको प्रोवाइड अगर करेंगे तो विकास सर करेंगे। अगर जिनका भी कॉमन पेपर जीके जीएस का मामला है वो सभी बच्चे इनको कर सकते हैं। आपको 6 to 8 9 10 11 12 सब के लिए मेरे भाई ये उपयोगी होगा। जहां भी आप बैठेंगे वहां पर जीके जीएस में आपको हमेशा काम आएगा। करंट अफेयर्स भी हमारा इसमें दिया गया है, ये आपके लिए काफी यूजफुल होगा। इस बैच को भी आप कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर अवेलेबल है।
आगे चलते हैं। ऐसा उदाहरण बताइए जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। मेरे भाई विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, कौन बदलता है बताइए? विद्युत धारा से बल्ब का जलना, ये आंसर हमारा हो जाएगा। क्या दिमाग लगाना। सजीवों में मेरे भाई टेरिडोफाइटा वर्ग जो हमारा होता है, जाहिर सी बात है टेरिडोफाइटा मेरे भाई प्लांट है, और जब ये प्लांट है तो मेरे भाई प्लांटी संघ में आएगा, ना मोनेरा में आएगा ना प्रोटिस्टा में आएगा। आंसर करेंगे प्लांटी में, सारे प्लांट आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कितना वोल्ट पर विद्युत बल्ब के तंतु में इतना एम्पीयर धारा 10 मिनट तक जाती है, बताइए कितनी विद्युत ऊर्जा हमारा यहां पर खर्चा होगी। ये आपसे पूछा गया है। मेरे भाई हम लोग जानते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात करते हैं। देखो हमारा जो हीट होता है, जो हीट हमारा होता है, इसको एच से हम दिखाते हैं। ये भी हमारा एक प्रकार का, ये भी एक प्रकार का हमारा क्या होता है, हीट, जिसको हम उष्मा कहते हैं, और ये भी हमारा एक प्रकार का ऊर्जा होता है। ये बात हम सभी लोग जानते हैं। ये भी हमारा एक प्रकार का क्या कहेंगे, ये भी हमारा एक प्रकार का ऊर्जा है, और ऊर्जा ही तो आपसे पूछा है, तो हम H बराबर जानते हैं आई स्क्वायर, यहां पर आर टी होता है। अब मेरे भाई H स्क्वायर, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होगा। हम कहेंगे इस पर फॉर्मूला पर नहीं पूछा है तो दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, वी स्क्वायर अपॉन में, हम कहेंगे वी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू टी का फॉर्मूला यूज करेंगे। वोल्टेज के रेफरेंस में दे रखा है, नहीं इस पर भी नहीं पूछा है, तो हम लोगों के पास एक और फॉर्मूला निकल करके आता है, इसको हम लोग वी आई टी कहते हैं, शायद इस पर पूछा गया है। मेरे भाई वोल्टेज कितना कहेंगे 220 है, करंट कितना तो 0.2 एम्पियर है, टाइम कितना लग रहा है तो मेरे पास 10 मिनट, कहने वाला 10 मिनट को अगर सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुना करिए, दशमलव उड़ाइए, 10 जीरो खत्म हो जाएगा। ये कितना होगा तो ये हम कहेंगे 220 गुना 2 कितना होता है, कहेंगे 220 गुना 2 हमारा 440 हो गया, तो हम कहेंगे ये हमारा 440 में 60 से गुना कर दीजिए, और जब 440 में 60 से गुना करिएगा तो कितना होगा, 6 के 24, यानी कहने का मतलब है मेरे भाई 440 गुना कर दीजिए किससे, तो आप 60 से, ये वैल्यू 26,400 आपका आएगा। ये वैल्यू कितना का कहेंगे 26,000 आपका 400 आएगा। एनर्जी निकाल रहे हैं तो जूल में आंसर करेंगे, तो आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिएगा। और ये हमारा फॉर्मूला ऐसा नहीं कि आपको याद, तो आपको याद भी रख सकते हैं मेरे भाई। H इक्वल टू हमारा आई स्क्वायर आर टी का यूज कर सकते हैं, H इक्वल टू हम कहेंगे यहाँ पर वी स्क्वायर अपन में आर टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और H इक्वल टू हम वी आई टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे भाई ये जो फॉर्मूला हमारा है ये सब हीट का फॉर्मूला होता है, उष्मा का फॉर्मूला होता है। जब किसी वायर से करंट पास करता है वह कितना गर्म होगा वो निकालने के लिए, और उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा होता है, इसलिए हमको ऊर्जा की बात कह रही थी तो हम ऊर्जा ही कैलकुलेट कर लिए उससे, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता। मेरे भाई ये हमारा नहीं करता, याद रखना हमारा कौन नहीं करता, तो कहेंगे यहां पर एग्रीकस नहीं करता, राइजोबियम तो करता है मेरे भाई। ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है ये कहां पर, दलहनी फसल के जड़ में पाया जाता है, और एनाबेना भी करेगा, नॉस्टॉक भी करता है, एग्रीकस हमारा नहीं करता है। क्योंकि मेरे भाई जब एग्रीकस की हम बात करते हैं तो ये एक प्रकार का हमारा यहां पर सवाल माना जाता है, इसलिए हम कहेंगे एग्रीकस तो हमारा नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एग्रीकस हमारा नहीं करेगा, बाद बाकी ये करेगा, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारा करता। आगे चलते हैं। आगे मेरे भाई यहां पर है मेडुला ऑब्लांगाटा का कौन सा कार्य नहीं है। मेरे भाई मेडुला ऑब्लांगाटा क्या करता है, अनेक्षी क्रिया को कंट्रोल करता है, तो हम कहेंगे अनेक्षी क्रिया कहने वाला हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, सही है, और हृदय की धड़कन को कंट्रोल करेगा, ये भी अनेक्षी क्रिया होता है। मेरे भाई पेशी में संकुचन को नियंत्रण, हमारे हार्ट जो मसल्स होते हैं मेरे भाई, जो मसल्स होते हैं वो हमारे इच्छानुसार गति करता है, इसलिए इसको ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। इसमें कैसी क्रिया होती है, तो कहेंगे इसमें ऐच्छिक क्रिया होती है, इस बात को आप ध्यान रखना। इसमें मेरे भाई ऐच्छिक क्रिया होती है, इसमें कैसी क्रिया, तो ऐच्छिक क्रिया होती है, और ऐच्छिक क्रिया को अगर कोई कंट्रोल अगर करेगा तो वो कौन कंट्रोल करेगा, तो आप सीधा कहेंगे ये हमारा फोर ब्रेन का पार्ट हो जिसको हम लोग सेरेब्रम के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग सेरेब्रम कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर करेंगे हम लोग, यहां पर ध्यान रखना मेरे भाई, ये आंसर हमारा यहां पर ऐच्छिक क्रिया के लिए होता है, याद रखना, ये अनैच्छिक के लिए नहीं होता, क्योंकि अनैच्छिक क्रिया को ये कंट्रोल करता है। ये किसको करता है मेरे भाई, तो ये अनैच्छिक को कंट्रोल करता है, ध्यान रखना, ये अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और अनैच्छिक क्रिया जो होता है मेरे भाई उसको कंट्रोल कहां से कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगाटा करता है, हमारे पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। जीन का कार्यात्मक इकाई को मेरे भाई यहां पर क्या कहते हैं, तो यहां पर सिस्ट्रॉन के नाम से हम लोग जानते हैं। जीन के कार्यात्मक इकाई को हम लोग सिस्ट्रॉन कहते हैं, आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। मेरे भाई ये जो हमारा कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है, ये कैल्सिटोनिन हमारा एक प्रकार का हार्मोन होता है, और ब्लड में कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है, याद रखना। हमारे ब्लड में
कैल्शियम लेवल की बात करते हैं, हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल की बात करते हैं कि लेवल को ये क्या करता है, यहां पर कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो कहेंगे हमारा यहां पर कैल्सिटोनिन करता है। और इसका इस हार्मोन कैल्सिटोनिन हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन का अगर सिक्रेशन की बात करते हैं तो कैल्सिटोनिन जो हार्मोन हमारा होता है, इस हार्मोन का मेरे भाई सिक्रेशन जो होता है वो पैराथायराइड ग्लैंड से होता है, याद रखेंगे। ये पैराथायराइड ग्लैंड की हम बात करते हैं, ये कहां से, तो पैराथायराइड ग्रंथि से होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये हमारे कहां से, हमारे पीयूष ग्रंथि से नहीं होता, पीयूष ग्रंथि हमारे ब्रेन में होता है। ये कहां पर होगा मेरे भाई, हमारे ब्रेन में होता है। ये हमारे पैराथायराइड ग्लैंड से लेकिन सिक्रेट करता है, ये हमारे ब्रेन से सिक्रेट नहीं करेगा, ये नहीं करेगा तो यही आंसर हो जाएगा ये। लेकिन ये हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी सिक्रेट करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन भी सिक्रेट करता है, इस बात को आप ध्यान रखना। आगे चलते हैं। शरीर की विभिन्न ग्रंथियां जिससे उत्तक बनी होती है मेरे भाई, शरीर की विभिन्न ग्रंथियां जिससे उत्तक बनी, उसको एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। और एपिथेलियम टिश्यू जो हमारा होता है शरीर के बाहरी आवरण, किसी भी अंग का बाहरी आवरण और अंग के अंदरूनी भाग जो बढ़त बनी होती है वो हमारा एपिथेलियम टिश्यू का ही होता है। अब मेरे भाई मादा जनन तंत्र की बात करता है। अब फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, इसमें से मुख्य जनन अंग आपसे पूछा है। और मुख्य जनन अंग कहने वाला जो हमारा मेन रिप्रोडक्शन जो हमारा होता है वो कहां पर होता है, तो मेरे भाई मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम आकर के जहां फर्टिलाइज होता है वहीं रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो मेन काम हमारा फर्टिलाइजेशन का कहां होगा, तो ओविडक्ट में होगा, फैलोपियन ट्यूब में होगा। यानी इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे मेरे भाई तो डिम्ड वाहिनी करेंगे, यहां पर डिम्ड वाहिनी करेक्ट होगा। ये अंडाशय हमारा नहीं होगा, क्योंकि अंडाशय में मेरे भाई एग का निर्माण होता है, यहां हमारा यहां पर निषेचन नहीं होता, यहां एग का निर्माण होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। फीमेल के अंदर ये होता है, ये एग का निर्माण करता है। गर्भाशय में मेरे भाई क्या होता है, कहेंगे यहां पर शिशु, यहां पर आप कह सकते हैं भ्रूण का ग्रोथ होता है, यहां से भ्रूण का बस हमारा ग्रोथ होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन मेरे पास ओविडक्ट जो हमारा होता है, जिसको डिम्ड वाहिनी डक्ट नहीं कहते हैं, उसको ओविडक्ट कहते हैं या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। याद रखना इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये आपको नाम गलत लिखा हुआ है, इसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं और इसी को हम लोग ओविडक्ट कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट कहते हैं और इसी में निषेचन की क्रिया होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। निषेचन की जो क्रिया होती है वो कहां पर होती है, तो कहेंगे यहीं पर होती है। और हम कहेंगे मेन रिप्रोडक्शन हमारा यहीं पर होता है, फर्टिलाइज होता है, याद रखेंगे, तब जाकर के जायगोट वगैरह बनता है। तो आज के जो 40 क्वेश्चन है मेरे भाई वो आपके यहीं पर खत्म होते हैं। तो लगातार आपका ये 40 क्वेश्चन का डिस्कशन जो है आपका यहीं पर एंड होता है और मिलते हैं हम लोग फिर अगले डिस्कशन में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरे भाई मैं आप लोगों को फिर से कहना चाहता हूं कि जो लोग नए बच्चे होंगे, जो लोग हो सकता है कि पहली बार जुड़े होंगे, हो सकता है कि जिनको नहीं आइडिया होगा, आप डेली 10 से 12 में लाइव आइए। अगर मेरे भाई आपको कॉमन पेपर की तैयारी करना है, पीआरटी की तैयारी करना है, 6 to 8, 9, 10 की तैयारी करना है, ये सेशन किसी भी सूरत में आपको डेली करना है, रात के 10 से 12 बजे, चाहे जो कुछ भी हो जाए आपको करना ही करना है। ये ठान के आप डेली सोइए, ठीक है, इतना कर लीजिए, उसके बाद आराम से सो जाइए, कल सुबह से फिर अपने काम में लग जाइए। दूसरी बात यह है, जितना भी बात हम आपको लिखाते हैं सबका नोट आपके पास होना चाहिए, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है उसको कनेक्ट कीजिए और यही सब कंसेप्ट आगे चल करके आपको मेरे भाई सोचने के लिए आपको मजबूत कर देगा। यानी कहने का मतलब जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो उसका आप उसको एलिमिनेट करके आप बना सकते हो, आंसर सही से कर सकते हो। दूसरी बात है, अगर किसी को लगता है कि इंजेक्शन बैच हमको चाहिए तो इंजेक्शन बैच आपको मिल जाएगा। अगर किसी को नियुक्ति बैच चाहिए तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाइए, आपको नियुक्ति बैच एक एक बच्चा के हाथ में होना चाहिए। इंजेक्शन बैच आपको मिल जाएगा, आपको मेरे भाई अखंड ज्योति बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलेगा, इंजेक्शन बैच में कंप्लीट लाइव क्लासेस मिलेगी और आपको अगर हम नियुक्ति बैच दे रहे हैं तो वो आपको कंप्लीट क्वेश्चन की क्लासेस होगी जो कि बेहतरीन क्लासेस है, ठीक है। साउंड कब पढ़ाए, साउंड की क्लासेस उसमें आप चलेगी, साउंड है तो आप पढ़ाएंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना, आपको साउंड ही उसमें चलना है। सर अखंड बैच का काम क्या कर रहे हैं सर, अखंड बैच से काम नहीं चलेगा, क्या लिखना चाह रहे हैं, डीके क्लासेस, एक बार फिर से बता दीजिए क्या कहना चाह रहे हैं सर। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर इसका टेस्ट होता है, वहीं पर ये पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर। सर ऑफलाइन भी आप पढ़ाते हैं क्या, बिल्कुल मेरे में ऑफलाइन में आपको मेरी क्लासेस मिल जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस की क्लासेस आपको मेरी ऑफलाइन की क्लासेस मिल जाएगी भिकना पहाड़ी सेंटर पर, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लासेस में। बहुत बहुत धन्यवाद, मस्त रहिए, आप एंजॉय कीजिए और अपने काम को जो है मेरे भाई एकदम निश्चित रूप से अपने काम को सबसे पहला प्रायोरिटी देकर के कीजिए और सफलता इस बार किसी भी सूरत में ले लेना है, ले नहीं लेना, छीन लेना है बस मेरे भाई। उसी उद्देश्य के साथ इस बार मेहनत करना, करिए, सफलता एक एक बच्चे को मिलेगी। ऐसा नहीं है, जो मेहनत करेंगे वो आज न कल मेरे भाई सफल हो ही जाएंगे। और इस बार इतना मेहनत कर दीजिए, इतना मेहनत कर दीजिए, इतना मेहनत कर दीजिए कि आपको ये ना सोचना पड़े कि हमारे 70 नंबर आएंगे कि 80 नंबर आएंगे, आपको ये लगेंगे कि हमारे रैंक आएंगे, ठीक है। तो हम इसी
शब्द के साथ आज की इस क्लासेस को हम एंड करते हैं और मिलते हैं हम लोग फिर अपने टाइम पर कल रात के 10 बजे, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों से फिर भी कहना चाहता हूं मेरे भाई, जो बच्चे अभी भी इंतजार कर रहे होंगे कि हमारी थ्योरी बहुत मजबूत है, हमारा एमसीक्यू बहुत मजबूत है, हाँ आपका मजबूत है, ठीक है, लेकिन एक बार मेरी क्लासेस करके देखिएगा, थ्योरी में भी आपको लगेगा कि बहुत कुछ सीख रहे हैं, आपको एमसीक्यू में भी लगेगा कि बहुत कुछ सीख रहे हैं, वहां तो आपको काफी डिटेल में उसकी क्लासेस हम आपको नियुक्ति बैच में और भी देते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई पूजा जी कह रही है सर ऑफलाइन भी बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप। अच्छा पूजा जी लगता है ऑफलाइन भी क्लासेस करती हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही थ्योरी बैच के लिए। सर थ्योरी बैच अगर आपको करना है तो इंजेक्शन बैच लीजिए, आपका लाइव बैच मिलेगा, लाइव बैच मिल जाएगा, लेकिन लाइव रिकॉर्डेड मिलेगा तो अखंड ज्योति बैच ले लीजिएगा, ठीक है। हाँ अखंड ज्योति बैच बहुत जल्दी आपका खत्म हो जाएगा, अखंड ज्योति बैच अब आपका खिंचाएगा बहुत जल्दी, 2-2 घंटे की क्लासेस चलेगी, खत्म हो जाएगा। और किसी को कुछ कहना है तो मैसेज कर दीजिए, देख लेते हैं। और किसी को कुछ कहना है मैसेज कर लीजिए, देख लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर हम निकल लेंगे। विकास सर का मेरे भाई जो क्लासेस चलता है उनके लिए कॉमन पेपर के लिए आप क्लासेस कर सकते हैं, कॉमन पेपर की क्लासेस उनका आया है एक बैच, आप देखिएगा जो हम जिसका बताए थे आपको उसके बारे में, कॉमन पेपर के लिए वो क्लास आप कर लीजिएगा, ठीक है। विकास सर का वो बैच है, सारथी बैच उनका वो बैच है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, लव यू मेरे भाई, सभी लोगों को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, मिलते हैं हम लोग कल रात के फिर 10 बजे। थैंक यू वेरी मच।